स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है प्लांट हार्मोन, मात्र 15 मिनट लगेगा ये टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेपर उठा के देखिए, अक्सर इस जगह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट में मतलब मान लो एक सॉलिड कंटेंट आपके पास मिल जाएगा। प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन दोनों देखेंगे। मनुष्य में जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, और साथ साथ पौधों के हार्मोन्स भी पूछे जाते हैं। फिर जड़ तना पत्ती वाला जो पार्ट बच जाएगा ना, जो रूपांतरण है, उसका मॉडिफिकेशन है, वो पीडीएफ है मेरे पास। आप लोग कल या परसों आप लोगों को वो मिल जाएगा। ठीक है, ताकि थोड़ा जो नया चेंजेस होगा उसको मैं करवा दूंगा और आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, तो अगर ऑनलाइन स्टूडेंट, अगर आप लोगों को जैसे कि वो पीडीएफ नहीं होगा तो मैं उसमें अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, ऐप में अपलोड करा दूंगा ताकि आप लोगों को भी मिल जाएगा। ठीक, तो ये प्लांट हार्मोन क्या क्या होता है। पहले हार्मोन क्या है, दो प्रकार हार्मोन्स जो है दो प्रकार का बेसिकली होगा, एक है प्लांट हार्मोन, दूसरा है एनिमल हार्मोन। यदि इस हार्मोन के बारे में बताएंगे, ये एक प्रकार का केमिकल हो सकता है। वो केमिकल का नेचर कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसे होते हैं स्टेरॉइड होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं एमिनो एसिड होते हैं, कुछ और हार्मोन हो सकते हैं वो प्रोटीन हो सकते हैं। अलग अलग हार्मोन की नेचर या प्रकृति होती है। ये प्रकृति से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो लिख लो, पहला पॉइंट वही लिखिए। चलिए, हार्मोन्स हार्मोन्स के टॉपिक में सबसे पहले लिखना हेडिंग डाल के, हार्मोन मुख्यतः क्या होते हैं, एक रासायनिक पदार्थ हैं। इट इज अ केमिकल सब्सटेंस, और नेचर ऑफ हार्मोन्स में भी इसकी प्रकृति हो सकती है, स्टेरॉइड प्रकृति हो सकती है, स्टेरॉइड कॉमा एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड से ही मिलके बनेगा क्या है, प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन भी लिख सकते हो आप। अब ये क्वेश्चन उठता है कि फर्स्ट टाइम ये हार्मोन के बारे में बताया किसने था। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताऊंगा, वो एक्चुअल में आपको यहाँ पर लिखना होगा कि सबसे पहले हार्मोन्स के बारे में किसने बताया था। तो स्टार्लिंग, ये नाम पूछा गया है आपके व्यापम के पेपर में, पास्ट ईयर के पेपर में। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि चीजें स्पष्ट हो जाए कि हार्मोन जो है आपका, हार्मोन, इसका शब्द किसने दिया था ये भी पूछा गया है, और हार्मोन के बारे में भी पूछा गया है। तो हार्मोन को सबसे पहले टर्म कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट स्टार्लिंग, तो स्टार्लिंग ऐसा लिख देना, अर्नेस्ट स्टार्लिंग। ठीक है, दूसरा कि फर्स्ट हार्मोन क्या था, फर्स्ट हार्मोन क्या था, तो ये अगर देखा जाए तो इसका नाम है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन ये पहला हार्मोन था जिसे खोजा गया था। अब हार्मोन की अत्यंत अल्प मात्रा, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा भी किसी भी अंग को प्रभावित करती है। दूसरी बात, हार्मोन हमेशा कहां से सीक्रेट होगा, ग्रंथियों से सीक्रेट होगा। ग्रंथियां, या फिर कहा जाए इसे ग्लैंड्स कहेंगे, तो ग्लैंड से क्या होगा, ये सीक्रेट होगा हमेशा हार्मोन। ठीक है, और इनकी अति सूक्ष्म मात्रा, बहुत ही कम मात्रा भी क्या है, वो किसी भी अंग को प्रभावित करती है, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अर्नेस्ट, अच्छा, फर्स्ट जो सिक्रेटिन है किसने खोजा था, तो स्टार्लिंग प्लस बेलिस, ये दोनों ने मिलके खोजा था। ठीक है, BAYLIS, बेलिस, ये दोनों ने सिक्रेटिन हार्मोन को खोजा था पहली बार। ठीक, अब ये दो प्रकार के होते हैं, मैंने कहा एनिमल और प्लांट हार्मोन। तो चलो मैं पहले प्लांट हार्मोन को करवा देता हूं, ये बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो अगर आपको यहां पे समझें, आपको समझना होगा कि ऑक्सीन का ए, ठीक है, जिब्रेलिन का G, साइटोकिनिन का C, एब्सिसिक एसिड का ABA होता है, एब्सिसिक एसिड A, और एथिलीन का E। तो अगर हम बात करें
यहां पर 5 प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं, इन हार्मोन्स को हम प्लांट रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहा जाता है। इसे पादप वृद्धि नियामक या नियंत्रक भी कहा जाता है, क्योंकि उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। हम सब में भी, ह्यूमन बॉडी में भी किसी प्रकार के हार्मोन्स की यदि कमी होती है या ज्यादा अधिकता हो जाती है तो दोनों का असर देखने को मिलता है। एक सामान्य हार्मोन जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से यहां पर क्या हो जाता है, गॉइटर या घेंगा रोग हो जाता है, गलगंड रोग जिसे कहा जाता है, गला ये फूल जाता है। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल का, ऐसा बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं कमी और वृद्धि दोनों से। ठीक है, कि एक इंडियन पर्सन जिसकी हाइट 5-6 फीट होती है, 4.5 से लेके 5, 5.5, 6 फीट होती है यहाँ पर, लेकिन ग्रेट खली जैसे बड़े बड़े जायंट मनुष्य भी हैं। क्यों इतना ज्यादा है, जो आप उसके हम कहेंगे उसके लाइक उसके हाइट से हमारा हाइट को कंपेयर करेंगे तो हम बहुत बौने लगेंगे, ड्वार्फ लगेंगे। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा चीज है जिसके कारण कई बार कुछ लोग बौने हो जाते, एकदम बौने बंधु, जो एक यहाँ पर कैटेगराइज किया गया भी उनको, है ना, किस कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में रखा गया छत्तीसगढ़ में। वैसे देखते हैं कि बहुत ज्यादा हाइटेड है। तो ये सब क्या हार्मोन्स का खेल है। यहाँ प्लांट हार्मोन है, इसलिए मैं पहले प्लांट की बात करूंगा, एनिमल के बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, इसमें जो एथिलीन देख रहे हैं ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो क्या है, गैस है। एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस है, और बाकी सभी हार्मोन्स को देख रहे हैं कि सबके सब क्या है, बाकी सभी हार्मोन्स क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, द्रव अवस्था, तरल अवस्था होती है। ठीक है, एक बात और, इधर देखो, ए के बाद बी, बी के बाद सी आना चाहिए कि नहीं, आना चाहिए कि नहीं। नॉर्मली भाई हम अल्फाबेटिकली चलते हैं, तो आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं यहां पर, ए बी के बाद फिर ए आ जा रहा है। तो ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो वृद्धि को बढ़ाता नहीं, घटाता है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना, ए बी के बाद सी जाना चाहिए, वापस ए आ जा रहा है, मतलब वापस रोक दे रहा है। ये वृद्धि नियामक तो है, रेगुलेटरी तो है, लेकिन वो बढ़ाता नहीं, घटा देता है, क्योंकि ऐसी आपातकालीन सिचुएशन आती है पौधों में भी, है ना, जब क्या है, ये अपना जो है गिराता है, इसका परफॉर्मेंस जो है कम कर देता है, ग्रोथ को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, बात समझ में आई। चलो अब सभी को इंडिविजुअली देखते हैं, एक एक चीजों के बारे में। 2-3 फैक्ट जो मुझे बताना था ये नोट किए। अच्छा, जब हम किसी भी पौधे को देखते हैं तो केवल हार्मोन आवश्यक नहीं होता, और क्या चाहिए होता है, पोषक तत्व। अरे भाई, जैसे पौधों में हम खाद डालते हैं कि नहीं, अभी खेती किसानी का समय है, किसान जो है खाद के साथ साथ उर्वरक भी डालते हैं। क्यों डालते हैं पता है, क्योंकि वो पौधों के लिए जरूरी है। जैसे हमारे शरीर के लिए क्या चाहिए, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और ये सब पोषक तत्व चाहिए, खनिज वगैरह, कैल्शियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, अलग अलग चीजें चाहिए। वैसे ही क्या है, आपके प्लांट के भी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उनकी वृद्धि करने के लिए भी इस प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो ये पोषक तत्व का एक छोटा सा ट्रिक है, मैं बता देता हूं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपके व्यापम में और पीएससी में। ये प्रश्न को ट्रिक के बेस पे समझ लेना कि देखो, पौधों के जो पोषक तत्व होते हैं, ये पोषक तत्व कोई आपका हार्मोन नहीं है, लेकिन हार्मोन के अलावा शरीर पौधों को और क्या चाहिए होता है, तो मुख्यतः उनको पोषक तत्व चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं न्यूट्रिएंट को यहाँ कवर करा दे रहा हूं, ताकि अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये इसका ट्रिक है मेरे पास। तो ये ट्रिक को याद रखना, बहुत काम की चीज है। जैसे हमारे शरीर में मुख्य पोषक तत्व क्या है भाई, बताओ? 3 है जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट कहा, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। विटामिन, खनिज, जल वो एक्सेसरी है, मतलब सहायक पोषक तत्व है। तो वैसे ही क्या है, पौधों में क्या है, 2 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। एक होता है मुख्य पोषक तत्व जिसे कहा जाता है मैक्रोन्यूट्रेंट, मैक्रोन्यूट्रेंट या मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है, मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है। दूसरा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रेंट कहा जाता है। इसे कभी भूलेंगे नहीं, ऐसा ट्रिक बता रहा हूं, है ना। सूक्ष्म पोषक तत्व जिसमें पौधे को जो है
कम पोषक की जरूरत पड़ती है, इस पोषक तत्व की आवश्यकता कम मात्रा में पड़ती है। एक बात नोट करिए, अभी किस खेती किसानी का समय है, तो आप लोग ये बात समझना, कोई भी किसान एटलीस्ट 3 चीजों के बिना तो खेती नहीं कर सकता आज के डेट में देखा जाए, छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलरली, बाकी जगह में भी वही है। यूरिया, डीएपी और एक होता है सुपर फास्फेट या फिर चौथा कहेंगे तो पोटास। ये 3-4 चीजों के बिना खेती नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं कर सकता उसका रीजन अभी आप जान जाएंगे, और ये आप लोग लॉजिकली जानेंगे बिल्कुल। तो पौधों में क्या होता है, पोषक तत्व की कुल संख्या होती है, टोटल होती है, कितनी होती है, 17 होती है, 17 होती है। तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की संख्या कितनी है, सॉरी मैक्रो न्यूट्रिएंट की संख्या कितनी है, 8। तो इधर कितना हो जाएगा, 9 इधर है, 9 इधर है, और ये क्या हो जाएगा 8, ऐसा कर लो। 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया। अब इसे याद रखने का ट्रिक देखो, आप लोग वो मूवी देखे हो, कौन सी मूवी, पीके मूवी, पीके मूवी देखे हो? तो समझिए वी आर टिपिकल छत्तीसगढ़िया पर्सन, हम छत्तीसगढ़िया पर्सन है, तो बाहर से पीके आपके घर के दरवाजे को नॉक करता है छत्तीसगढ़ी में। तो वो नॉक किया, आप अंदर से बैठे हो, जनरली क्या होता है, जैसे छत्तीसगढ़ में 2 डायलॉग बड़ा फेमस है, का साग खाए, ठीक है, का साग खाए मतलब क्या सब्जी खाई, ये बहुत कॉमन चीज है और बहुत इंटरेस्ट के साथ पूछते हैं, जानना चाहते हैं, ठीक है, क्या सब्जी खाए आज, आलू मुनगा बरी, ठीक है, ऐसा कुछ भी होता है हम बोलेंगे। खैर, तो आपके, और दूसरा डायलॉग क्या है, हम जान रहे होते हैं फिर भी पूछते हैं। देखो पीके नॉक करता है कि, तो उसके बाद अंदर से पूछता कौन बोलते हैं, तो पीके कौन बोल रहे हैं, कौन पूछे हमने, तो उसने बोलता है कि हम पीके बोल रहे हैं। तो कौन पीके, कौन पीके का मांगत हंस, मतलब क्या है, कौन पीके क्या मांग रहे हो, हम अंदर से ही पूछ लेते हैं। नॉक करता है मतलब कुछ ना कुछ काम है आपसे रिलेटेड काम है, थोड़ा गौर से सुनिए। पीके आता है आपके घर के दरवाजे को नॉक करता है, आप अंदर से पूछते हैं कौन, उधर से आवाज आती है पीके, तो कौन पीके का मांगत हंस, मतलब क्या मांग रहे हो हम कह रहे हैं। बस देखो, कौन पीके का मांगत हंस, तो हंस को एच को एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा सीधा एस लिखना, कौन CHON, कौन पीके का मांगत हंस, क्या मांग रहे हो, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो होते हैं आपके मैक्रोन्यूट्रेंट हैं, मुख्य पोषक तत्व हैं, कौन पीके का मांगत हंस, ये बहुत काम की चीज है। एक बात समझिए, अभी मैंने आप लोगों को प्रश्न पूछा था ना, आप बताया था ना कि किसान जो है बिना यूरिया के खेती नहीं कर सकता, बिना डीएपी के खेती नहीं कर सकता, बिना सुपर फॉस्फेट के क्या है खेती नहीं कर सकता। तो यहां पर इसमें देखना क्यों नहीं कर सकता, और यहां पे पोटास भी एक कह दिया। चलो देखो, इसमें देखो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है पता है, NH2CO NH2 होता है। क्या लिखा है, नाइट्रोजन है, देखो नाइट्रोजन मिल गया। डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, तो अमोनियम के लिए NH4 यूज होता है, फिर हो गया नाइट्रोजन आ गया। फॉस्फेट के लिए है ना डाई अमोनियम, है ना डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, फास्फेट के लिए क्या आ जाएगा, PO4 आ जाएगा, तो फास्फोरस आ गया। पोटास के लिए पोटेशियम K आ गया। इसके बाद सुपर फॉस्फेट आया तो यहां पर भी P आ गया। तो ये मुख्य पोषक तत्व हैं, इसीलिए क्या है NPK अक्सर क्या है उर्वरक में होता है, फर्टिलाइजर में होता है। ठीक समझ में आया। चलो अब ये तो 9 याद हो गया भाई, कौन पीके का मांगा था याद हो गया, ठीक है। तो यहां पर 9 आपको याद हो गया। ये बहुत काम की चीज है, एग्जाम में पूछा गया है पास्ट ईयर के पेपर में। अच्छा, जब सूक्ष्म पोषक तत्वों को देखते हैं तो सूक्ष्म पोषक तत्वों को याद रखने का ट्रिक है, आप क्या करो सीधा इसमें एक ट्रिक को अप्लाई करिए कि A के बाद क्या होता है B के बाद क्या होता है C, बोरान और कैडमियम। भाई जैसे इधर हमने कहा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, ये 30 तक तो हर कोई जानते हैं क्योंकि हम क्लास 10 तो एटलीस्ट तो पढ़े ही है सभी।
ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज में को केमिस्ट्री का। तो देखो बोरान के बाद कैडमियम, बी के बाद सी, ऐसे याद रखना, ठीक है। एक बात और, आपका एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड क्या है, बहुत ही फेकू नेचर का है, फेंकता बहुत है, ठीक है। होंगे, हर किसी के फ्रेंड होते हैं, बहुत फेंकते हैं, है ना, पटर पटर करते रहते हैं, तो ये फेकू है। और सुनो, ठीक है, वो थोड़ा ना मजनू नेचर का भी है, मजनू नेचर का है, मतलब मैग्नीज और जिंक, है ना। और एक काल्पनिक एक नाम है भाई, किसी का नाम है तो बिल्कुल माइंड करने की जरूरत नहीं है, एक काल्पनिक कैरेक्टर है, उसका नाम है मोनी, मोनी, ठीक है। बी सी याद रखना, आपका फ्रेंड है फेकू, जो थोड़ा मजनू नेचर का है, और किसके पीछे, मोनी नाम के एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर, काल्पनिक कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। तो याद रखना कि ये जो आपका आ गया 4 दूनी 8, 2 चौ 8 हो गया यहाँ पे, बोरान कैडमियम, आयरन कॉपर, मैग्नीज जिंक और मॉलिब्डेनम और निकल, इस प्रकार देखते हैं कि ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो आपको ये बातें याद रखनी है, पीएससी में भी पूछा गया है इसे, व्यापम में भी पूछा गया है इसे, पेपर अगर सॉल्व किए होंगे पास्ट ईयर के तो, और इसी के मदद से आप आसानी से बना सकते हैं। सबको याद होगा, बना लोगे, ठीक है। चलो अब मैं वापस, ये क्या है, आपके पोषक तत्व हैं। अब मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं हार्मोन की दुनिया में। तो हार्मोन जो है, रासायनिक प्रकृति क्या होती है, अलग अलग हो सकती है, कोई अमीनो एसिड हो सकता है, कोई आपका स्टेरॉइड हो सकता है। तो जैसे पहला देखते हैं, 5 हार्मोन में पहला हार्मोन देखते हैं ऑक्सीन। ऑक्सीन का ए याद रखना, ए मतलब सबसे टॉप, ऑक्सीन मतलब ए याद रखना, ए मतलब अपेक्स, अपेक्स मतलब शीर्ष होता है, इस प्रकार याद रखना। तो ये क्या करता है, सबसे पहले याद रखना करता क्या है, ये एक ऐसा हार्मोन है ऑक्सीन हार्मोन, जो क्या करता है, जड़ एवं तनों के शीर्ष पर होता है। तो मैंने टॉप कह दिया भाई, जैसे कोई पौधा है तो इसका जो है आपका स्टेम का टॉप ये, जड़ का टॉप ये, नीचे की ओर होगा तो वही टॉप कहलाएगा। उसका आखिरी या सबसे शुरुआत वाला बिंदु कह सकते हैं, ठीक भाई, जड़ का आखिरी बिंदु कहोगे, इसका क्या है, सबसे टॉप पॉइंट कहोगे। तो ऑक्सीन क्या करता है कि जड़ एवं तनों के शीर्ष पर उत्पन्न होता है और उसके वृद्धि को बढ़ाता है, ग्रोथ को बढ़ाता है। याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स पूछा जाता है। वही है कोशिकाओं का एलोंगेशन यानी दीर्घीकरण करता है, मतलब यहां सेल है, यहां सेल है, यहां सेल है, मतलब बढ़ता चला जाएगा हाइट। वैसे जड़ भी नीचे की ओर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और ये जानते हैं सीडलेस फ्रूट, इसे कहा जाता है पार्थेनोकार्पी। सीडलेस, अरे इतने बड़े बड़े आजकल क्या है, क्या आते हैं, बीही, बीही बोलते हैं, जानते हैं ना, जाम या गुआवा, सीडियम गुआवा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में दोनों कहा जाता है, जाम और बीही दोनों कहा जाता है। तो इतना बड़ा बड़ा होता है, उसमें क्या है, नॉर्मल जो है गुआवा का साइज तो इतना बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा उसमें काटते हैं तो कोई सीड ही नहीं मिलता। पपेया, पपीता भी देखते हैं आजकल क्या है, सीडलेस मिलता है। देसी आपका पपैया में देखते हैं तो बहुत सारे बीज होते हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल भी नहीं होता ये आजकल जो हाइब्रिड वाला मिलता है। तो बीज रहित फल के उत्पादन में भी मदद करता है, ठीक है। उसी प्रकार ये आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे हम। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये 2 चीजें बड़ी काम की है, ऊपर वाला जड़ और तनों का शीर्ष, तो ये आ गया तना वाला, और ये आ गया ऊपर वाला ओवरऑल। और ये बाकी खरपतवार और पुष्पन को, पुष्पन मतलब फ्लावरिंग को ये क्या कर सकता है, प्रोत्साहित करता है, ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग। फ्लावरिंग होगा यानी फूल खिलेंगे तब तो फल बनेगा, ठीक है। तो फूल के बाद फल बनता है, आप सभी जानते होंगे। तो ये इसमें मदद करता है। तो 3 चीजें खासकर याद रखना, जड़ और तने के शीर्ष वाला पहला पॉइंट हो गया। दूसरा मैंने कहा कि सीडलेस फ्रूट यानी कि बीज रहित फल निर्माण में मदद करता है। तीसरा कि आपको मैंने कहा यह पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग में मदद करता है। बस बाकी खरपतवार के नियंत्रण वगैरह को आप नहीं भी याद रखें चलेगा। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिब्रेलिन। इसका काम भी क्या है, ऑक्सीन जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा केमिकली अलग रूप से है। यहां पर याद रखना ये जड़ से मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है कोई पौधा मान लो क्या है, बौना है, तो उसमें क्या कर दो आप, मार्केट से खरीद के लाओ केमिकल,
और उसमें स्प्रे कर दो। कौन सा उसमें होगा? जिब्रेलिन होगा। तो ये बौनेपन को दूर कर देता और ये पौधा बड़ा हो जाता है। तो घर में भी कोई पौधा होगा ना, आप क्या जाना, कृषि वाला जो दुकान होता है ना, वहां पे जाना कि उसमें कई प्रकार के होते हैं। फल फूल वाला कुछ मांगते हैं तो वो दे देता है। आप कहेंगे कि उसकी वृद्धि को, ग्रोथ को बढ़ाना है, तो उस केस में ये दे देगा। तो वो केमिकली वो नहीं जानेगा दुकान वाला कि इसमें जिब्रेलिन है या क्या है, लेकिन आपको समझना है कि ये पौधों में नॉर्मली मौजूद होता है, लेकिन जिसमें कमी हो जाए तो वो पौधा बौना ही हो जाता है। तो उसकी वृद्धि को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पौधे की तने की लंबवत वृद्धि के लिए, यानी इसके बौनापन को दूर करने के लिए कौन कौन काम आता है? ये आपका जिब्रेलिन काम आता है। ठीक है, जिब्रेलिन काम आता है, ये बात ध्यान रखना। लंबाई में वृद्धि होगी, बौनेपन को दूर करेंगे। और ये भी क्या है, फल और फूल के लिए क्या है, सहायक होता है। बस याद रखना। एक चीज ये देख लो, इसका मतलब क्या है, आप क्या पता कभी कभार पूछ दें। जैसे घर में मूंगफली होती है, मूंगफली जो होती है छिलके के सहित वाली मूंगफली हम बॉक्स में रखे होते हैं। जब भी पोहा बनाना है, मुर्रब फ्राई करना है, कुछ भी ऐसा करना है, खाना है, तो हम क्या करते हैं, उसे फिर छीलते हैं और फिर हम पोहा वगैरह जो भी बनाते हैं। लेकिन उसी मूंगफली को के बीज को बाहर जाके 2-4 फेंक दो, कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद वहां से पौधा उगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि वो बीज तो आपके घर में जो रखा हुआ बॉक्स तो सालों, 1.5 साल 2 साल से रखा हुआ है, फिर भी क्यों ऐसा होता है? तो एक्चुअल में वो बीज में क्या होती है, बीज सोई ही अवस्था में होती है। उसी को कहा जाता है प्रसुप्ता अवस्था या डॉर्मेंसी पीरियड। डॉर्मेंसी पीरियड मतलब जब मूंगफली उसके अंदर क्या है, अंकुरण, यानी कि वो क्या है, अंकुरित होने की क्षमता है, बट वो सोई अवस्था में है, प्रसुप्ता अवस्था में, डॉर्मेंसी पीरियड में। जैसे उसे क्या है, मिट्टी में, पानी में या पोषक तत्व के कांटेक्ट में ला देते हैं, वो पौधा जर्मिनेट हो जाता है, वो पौधा बन जाता है। तो उसी डॉर्मेंसी पीरियड को तोड़ा जाता है, उसको क्या है, समाप्त करने में और अंकुरण करने में। समझ में आया? तो ध्यान रखना, सबको सेपरेट सेपरेट रखना, मिक्स मत करना। पहले वाले में मैंने क्या कहा था, जड़ और तना के गति, वो क्या है, इसकी लंबाई को बढ़ाना, पुष्पन में मदद करता है, फ्लावरिंग में मदद करता है, ये सब चीज मैं बताया हूं। और सीडलेस फ्रूट बनाने में यूज होता है, पहला वाला। दूसरा वाला कह रहे हैं केवल लंबाई में वृद्धि करता है। भाई जड़ लंबा जाए तो पौधा की लंबाई थोड़ी बढ़ेगी, तना बढ़ेगा यानी स्टेम बढ़ेगा, तब तो उसकी लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, तो इसकी लंबाई बढ़ाने में मदद करता है और फल और फूल के निर्माण में मदद करता है। साथ साथ मूंगफली वाला याद रखना, डॉर्मेंसी पीरियड को तोड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर याद रखना कि ये जो साइटोकिनिन है, ये मुख्यतः काम आता है कोशिका विभाजन में। लिखिए, सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में ये सबसे ज्यादा मदद करता है। अच्छा, एक बात देखो, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, अग्री प्रभाविता का प्रतिरोध करना, रेजिस्ट फॉरवर्ड इन्फ्लुएंस। इसका मतलब समझा देता हूं। देखो, कोई पौधा का शीश मान लो ये है, इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, ऐसा नीचे क्या है, जड़ें होंगी। ठीक है, अब क्या है, ये जो है इसको बढ़ाने में कौन मदद कर रहा था, ए मतलब ऑक्सीन। ठीक है, ए मतलब ऑक्सीन। और इसके बाद देख रहे हैं जिब्रेलिन भी इसकी गति को ऊपर बढ़ाने में मदद करता है। तो ये उन दोनों का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? ऑक्सीन का और जिब्रेलिन का विरोध करता है। एजी का विरोध करता है। कौन? सी विरोध करता है। क्यों विरोध करता है? ये कहता है कि ऊपर वाले तुम बहुत ग्रोथ कर लिए, अभी रुको, हमको ग्रोथ करने दो। तो ये पौधा अपनी तने की लंबाई में इधर और इधर जो है ब्रांचेस बढ़ाता है। जब ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाली गति रुक जाएगी तो पौधा फैलने लगेगा। ठीक है, तो अग्री प्रभाविता का विरोध करना, और ये क्या है, साइड में बढ़ेगा। दूसरा कि जब किसी पौधे में साइटोकिनिन ज्यादा होता है तो उसमें बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। जीर्णता यानी कि सेनेसेंस कहा जाता है, मतलब वह जल्दी क्या है, पौधा जो है बुजुर्ग नहीं होता, मतलब तेजी से नहीं बढ़ता। हमेशा देखते हैं, एक चीज जानते हैं, एवरग्रीन यानी सदाबहार। सदाबहार पौधे किसे कहते हैं? जो साल भर हरे भरे होते हैं, एक साथ पत्तियां नहीं गिराते बल्कि इंस्टॉलमेंट में गिराते हैं। पहले ऊपर वाले पत्ती गिरे, फिर नीचे और मध्यम वाले रुके रहे। जब ऊपर वाला ग्रो कर गया तो मध्यम वाले नीचे गिराएंगे, ऊपर और नीचे वाले रुके रहे।
जब मध्यम वाला आ गया, वापस से पत्तियां आ गई, अब कहेंगे ऊपर दोनों तुम लोग गिर चुके हो, मुझे नीचे क्या गिरना है, डिफॉलिएशन यानी पतझड़ का जो मौसम आता है। पतझड़ जैसे सागौन का पेड़, सागौन का पेड़ पूरी पत्तियां एक साथ गिरा देती हैं, पलाश का पेड़ पूरी पत्तियां एक साथ गिरा देती हैं। और होली के समय में देखते हैं उसमें फ्लावरिंग वगैरह होती है, याद करो। लेकिन आपका साल या जिसे सराई भी कहा जाता है, वो अपनी पत्तियां साल भर में एक साथ नहीं गिराते, हमेशा हरा भरा देखोगे उसे, ठीक है। वो अर्ध सदाबहार में आता है, सेमी एवरग्रीन में आता है, लेकिन एवरग्रीन ही है वो भी ओवरऑल, ठीक है। तो ये साइटोकिनिन के बारे में याद रखना, कोशिका विभाजन करता है, सी से याद रखना सेल डिवीजन, ऐसा लॉजिक लगाना, ठीक। और उसके बाद अग्री प्रभाविता, मतलब टॉप चीज का जो ग्रोथ है उसको, है ना, टॉप मेरिस्टेम का जो है ग्रोथ को रोक देता है, और इस प्रकार क्या करता है, यह साइड में वृद्धि करता है, उसका जो है पेरिफेरी यानी परिधि बढ़ाएगा, आजू बाजू ब्रांचेस ज्यादा बढ़ने लगेंगे। और इसमें भी एक चीज वही कॉमन है, प्रसुप्तावस्था में ये भी मदद करता है, यानी डॉर्मेंसी पीरियड को रोकने में ये भी मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये बात देखो, ये जिसको मैंने कहा था ए के बाद बी, बी के बाद सी आना चाहिए, फिर से ए आ जा रहा है, मतलब ये क्या है, वृद्धि रोधक है, वृद्धि को रोकता है, ठीक है। ये प्रश्न, ये कंटेंट इतना पढ़ लो ना, और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब प्रश्न यहीं से बनेगा, मैं पूरा श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, पीएससी के भी क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। एफसीसी एसिड को आपने देख के पहचान लिया कि उस वृद्धि को रोकता है, क्यों रोकता है, जबकि हार्मोन्स तो क्या है, बढ़ाना चाहिए। तो एक्चुअल में इसकी समय की मांग होती है। क्या समय की मांग है, थोड़ा समझें। अभी जैसे बरसात का सीजन है, बरसात का सीजन में तो कोई समस्या नहीं है, पानी बहुत है, लेकिन सोचिए मान लो एक ये पौधा होता, इसमें इनके अलग अलग ब्रांचेस हैं, इनके ब्रांचेस हैं, और ये जो है नीचे क्या है, जड़ें हैं। अब जड़ क्या कर रहा है, देखो दो चीजें आपको पता है कि नहीं, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दोनों का काम समझते हो आप लोग। देखो याद रखना, ज से याद रखना जल, ज से याद रखना जल, और खनिज लवण यानी कि मिनरल। जल एवं खनिज लवण कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, जल तो नीचे से आएगा, है ना, ये सब कहां से आएगा, नीचे से आएगा। तो ये वाटर भी नीचे से आ रहा है, और ये मिनरल्स भी नीचे से आ रहा है। अभी देखिए मिनरल्स मैक्रो और माइक्रो, ठीक है, वो सबको ऊपर लेकर कौन जाएगा, जाइलम लेकर जाएगा, ज। और किसी भी आपका पौधे का क्या होता है, उसका जो लीफ होता है वहीं पे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब उसका किचन है वो। उस किचन में, जैसे हमारे घर में किचन में क्या होता है, खाना बनता है, वैसे हर पत्तियों में ही क्या है, उस पौधे का किचन होता है, वहां पे खाना बनता है। खाना कौन सा बनता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है ना भाई, कैसे भूल जाते हो। तो ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज को क्या है, पौधों को सभी तक को खाना पहुंचाना है, तो खाना पहुंचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम करेगा, है ना। जितने भी भोज्य पदार्थ बनते हैं, फूड बनता है, ग्लूकोज बनता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पौधों के सभी भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो जाइलम और फ्लोएम दो ऐसे वस्कुलर सेल्स, वस्कुलर टिश्यू संवहन ऊतक पाए जाते हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं एब्सिसिक एसिड को। तो इमेजिन करिए कि बरसात का सीजन है, पानी तो बहुत है, मिनरल्स भी जमीन में है, चलो पौधों को कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभी अभी जब समर सीजन में क्या देखे कि पानी का जो लेवल है वो काफी नीचे चला गया था। कितना नीचे चला गया था, बहुत नीचे चला गया था, और पौधों को जो है पानी की कमी होने लगी थी। तो पानी की कमी, पानी क्यों जरूरत होती किसी पौधे के लिए पता है, क्योंकि आपने जाना होगा, पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस में देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में मिलती है और जड़ से अवशोषित पानी, दोनों सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट की मदद से क्या बनाते हैं, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाते हैं, और यहां पे फिर से पानी बनता है, सॉरी यहां पे ऑक्सीजन बनती है, यहां पर क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती, O2 निकलती है।
और ये O2 जो है इस प्रकार बाहर निकलती है। उसी O2 को तो हम सांस में लेते हैं, पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसी को हम सांस में लेते हैं। तो क्या देख रहे हैं, ये कहां से है, CO2 कहां है, एटमॉस्फेयर में है 0.03%। पानी जमीन से अवशोषित किया जा रहा है, सनलाइट तो एटमॉस्फेयर में पहले से मौजूद है ना, सूर्य की किरणें मौजूद हैं। क्लोरोफिल, पत्तियां जो हरी होती हैं किसके कारण होती है, क्लोरोफिल के कारण होती हैं। जो पत्ती हरी नहीं है तो समझ जाना वहां क्लोरोफिल नहीं है। और ये क्या है, ग्लूकोज बना दिया। और आपको एक प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है, तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, क्योंकि ये रसायन है कि नहीं, ग्लूकोज भी एक प्रकार का केमिकल है कि नहीं, कार्बन का है तो कार्बनिक कंपाउंड है। तो ये बना दिया और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। अब यहां पे इसे रिलेट करिए, देखिए इस बार क्या है, समर का सीजन आया, धूप एकदम तेज हो गई, जेठ की गर्मी थी, यहां पे बारिश हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है उस समय, तो पौधे को पानी की कमी हो गई। तो कमी हो गई तो शुरुआत में इस पौधे में कितने पौधे थे, कितने पत्तियां थी, 1000 पत्तियां थी। 1000 पत्ती को क्या चाहिए, पानी चाहिए। क्यों, फोटोसिंथेसिस करना है, किचन में खाना बनाना है। अब पानी की तो कमी है, कैसे करेंगे, तो ये क्या बोलता है, एब्सिसिक एसिड कुछ पत्तियों को गिरा देते हैं। तो 1000 था, उसमें कहेंगे कि 300 पत्ती गिरा दो, तो कितने बच गए, 700 पत्ती बच गए। 700 पत्ती को भी क्या चाहिए, पानी चाहिए। थोड़ा गर्मी और बढ़ गया, पानी की और भयंकर कमी हो गई, तो फिर प्लांट सोचता है ये तो फिर मेरे लिए एकदम आपातकालीन सिचुएशन हो गया। एब्सिसिक एसिड वहां फिर से सक्रिय होता है और पत्तियां गिरा दो। तो ये क्या कर देता है, अब क्या करता है, इस बार बहुत सारी पत्तियां गिरा देता है, 500 पत्तियां गिरा देता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। इतने पौधों, इतने पत्तियों को पानी चाहिए, लेकिन पानी तो जमीन में है ही नहीं। तो कितना हो गया, कितना कर दिए, 1000 से 300 कम किए थे, 700 हो गया। 700 में और 500 कम कर दिए तो बच गया कितना, 200 पत्तियां ही बची हुई है। अब 200 पत्तियों के लिए पानी होगा तो ठीक है, और वो भी नहीं होगा तो पूरी के पूरी पत्तियों को गिराना पड़ जाएगा। तो कुल मिला के क्या है, ये आपातकालीन सिचुएशन में पत्तियों को गिरा रहा है। क्यों गिरा रहा है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि पानी की कमी है। जब फूड ही नहीं बनेगा तो प्लांट कैसे ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ को रोकना पड़ रहा है कि नहीं, क्यों पड़ रहा है, ये पत्तियां अगर होते तो फूड बनाते तो अलग अलग आपका जो पौधा है वो बढ़ता ऊपर, लेकिन ये पत्तियां ही गिर गई तो फूड ही नहीं बना, तो पत्तियों की या ओवरऑल पौधे की जो है गति या उसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई पूरा। समझ में आया, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मैं कंक्लूड करूंगा कि पतझड़ क्रिया को बढ़ाता है। जब पत्तियां ही गिर जाएंगी तो फोटोसिंथेसिस ही कौन करेगा, अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पौधा ग्रोथ कैसे करेगा। समझ में आया। दूसरा, पहले कोशिश करता है बेचारा कि पत्तियों की, देखो आपको पता है कि नहीं एटमॉस्फेयर में जल वाष्प या वाटर वेपर कैसे आती है, बताओ एटमॉस्फेयर में जल वाष्प या वाटर वेपर कैसे आता है, सोच के बताओ। क्यों, पानी के वाष्पीकरण से, पहला चीज। जो 71% पृथ्वी का, तो 71% क्या है, 71% क्या है, ओशन है। 29% में हम रहते हैं, बाकी 71% तो ओशन है, समुद्र है। तो उसके वाष्पीकरण से होती, और कहां से होती है, सभी पत्तियों के लीफ में ना, सभी पत्तियों के लीफ में क्या होती है, इस प्रकार पोर्स होते हैं, इस प्रकार रंध्र होते हैं, जिसे कहा जाता है स्टोमेटा कहा जाता है। तो जब क्या होती हैं, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया होती है, तो जैसे यहां पर ऑक्सीजन निकल रही है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है कि यहां पर क्या निकलती है, H2O निकलती है पत्तियों की, इस पत्तियों से क्या निकलता है, H2O निकलता है, पानी निकलता है, पानी की बूंद के रूप में पत्तियों से ये लाइक स्टोमेटा से पानी की बूंद निकलती है, ठीक है। स्टोमेटा से पानी की हानि होती है, तो उसी स्टोमेटा को ये क्या कर देता है, बंद कर देता है, तो पानी की हानि रुक जाती है, ठीक है। लेकिन पानी स्टोमेटा बंद करने से ही कोई काम नहीं होता, तो उसके बाद बेचारे को पत्तियां गिराना ही पड़ता है, इसलिए पतझड़ क्रिया को बढ़ाता है, ठीक है। और इधर देखो, कोई भी चीज अंकुरित हो रहा होगा उसे रोक देगा, कोई भी चीजें बर्ड्स यानी कलिका वृद्धि कर रही उसे भी रोक देगा, क्योंकि ये वृद्धि रोधक है।
क्योंकि वहां पे सब में पानी की जो होगी क्या होगी, खपत होगी, कंजम्पशन होगा। ठीक है, तो ए बी ए को आप लोग ध्यान रखना। 3 चीजें मैंने बताया, आप लोग को बताया कि पतझड़ को बढ़ाता है, डिफॉल्यूशन को बढ़ाता है, ठीक है, डेसिडुअस नेचर को बढ़ाता है, और दूसरा मैंने कहा कि स्टोमेटा को बंद कर देता है ताकि पानी की हानि को रोका जा सके, और बीजों के अंकुरण बाकी को रोक देता है। तो लॉजिक ये याद रखना, ए बी ए के बाद बी, बी के बाद सी आना चाहिए, लेकिन फिर ए आ जाता है, मतलब रोधक है। ठीक, क्लियर हो गया। चलो लास्ट और अंतिम, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो है एथिलीन। फलों को पकाने में यूज होता है। देखो हम जो मार्केट से आम अभी खरीद रहे हैं, आम का सीजन चल दिया फिर भी खरीद रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि कच्चे आम को सुरक्षित रखा गया था कोल्ड स्टोरेज में, उसके बाद उसे इंस्टॉलमेंट निकाल के एथिलीन स्प्रे कर करके उसे पका के दे रहे हैं, और हम उसे घर में यूज कर रहे हैं। कच्चा केला लाते हैं, देखना ठेला से लेके आ रहे होते हैं, अगले दिन सुबह देखना पका पका केला उसी को मिलता है, क्योंकि उसमें भी एथिलीन को स्प्रे कर दिया जाता है। एथिलीन स्प्रे कर देते हैं, बाद में वो पाउडर टाइप से लगता है, अब उसके ऊपर छू के देखना तो पाउडर टाइप का लगेगा, इसलिए हमेशा धो के खाना चाहिए। और याद रखना ये एथिलीन एकमात्र ऐसा है, इसलिए गैस है, इसलिए राइपनिंग हार्मोन कहा जाता है, फलों को पकाने में यूज होता है। क्लियर हो गया, लिख लो। बस इतना जानो काफी है, ठीक है, फलों को पकाने में यूज होता है। आगे बढ़े, ठीक, चलो अब मैं आपको अब एनिमल हार्मोन यानी मनुष्य के हार्मोन के बारे में बताता हूं। ये थोड़ा सा देखना, अगला जो है आधा घंटा चलेगा, आधा पौन घंटा चलेगा, थोड़ा इसमें आप लोगों को भी ट्रिक बहुत सारे देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हार्मोन का टॉपिक आ गया, तो मनुष्य या मानव शरीर हार्मोन लिख दो, ह्यूमन बॉडी हार्मोन, मानव शरीर के हार्मोन। तो सबसे पहले आप लोग को दिखना है एक बेसिक फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक्चुअल में ये। इंपॉर्टेंट फैक्ट में फैक्ट नंबर 1, हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स कहां से सीक्रेट होगा? हार्मोन एक्चुअल में ऐसा लिखना, एरो उल्टा करना आप लोग, हार्मोन्स एक्चुअल में अंतःस्रावी या फिर इंग्लिश में कहेंगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों से क्या है, स्रावित होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होगा, सीक्रेट होगा, स्रावित होगा, ठीक है। और ये जो होगा, दूसरा इसका जो इफेक्ट है, ये ऑलवेज क्या होती है, डक्टलेस होती है। डक्टलेस यानी कि नलिका विहीन होती है, नलिका विहीन होती है, ठीक। तो प्रश्न उठता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? इन तीनों फैक्ट को याद रखना। तीसरा पॉइंट बड़ी काम की चीज है कि शरीर की सबसे बड़ी, मतलब ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट, अगर पूछा जाए, केवल ग्रंथि पूछ दिया जाए तो क्या पूछ लिखोगे? यकृत यानी लीवर लिखोगे। ये कोई इंडोक्राइन नहीं है, ये हार्मोन्स, ये क्या है, नॉर्मल ग्लैंड है। शरीर की सबसे बड़ी क्या है ग्रंथि, क्या कहा जाए, ग्लैंड कहा कह दिया जाए तो शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका लीवर, ठीक, क्लियर हो गया। लेकिन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाए तो ये क्या है, अंतःस्रावी कह दिया जाए, यानी एंडोक्राइन कह दिया जाए। तो एंडोक्राइन के केस में लिखना, बताओ, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। सबसे छोटी कह दिया जाए तो सबसे यहां पर छोटी के बाद यहां पर सबसे ऐसा करके लिख देना, और ये सबसे छोटी
सबसे छोटी यहां पे कहूं तो क्या है? शरीर की सबसे छोटी बताइए, कोई बता सकते हैं? सबसे छोटी पीनियल ग्लैंड। देखो दो चीजों में अक्सर डिबेट होगा, आप लोगों को बता देता हूं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है बहुत छोटी होती है, 0.6 ग्राम, मटर के दाने का आकार का, ठीक है, इसके बारे में इधर मैं बताऊंगा। लेकिन उससे भी छोटी होती है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, क्या होती है? पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। कहां पे होती है? मस्तिष्क में होती है, अग्र मस्तिष्क में होती है, फोर ब्रेन में होती है। लिख लो, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड पीनियल ग्लैंड, जो कहां होती है? फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क में होती है, ठीक। अब यहां मैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के बारे में अलग से लिखूंगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फोर्थ पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? इसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, इसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। और इसके सामने लिखना कि इसका जो साइज है ओनली 0.6 ग्राम होता है और मटर के दाने का आकार होता है, मटर के दाने के आकार का, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आई? ये बहुत काम की चीजें एग्जाम में सब पूछी जाती हैं। ये उससे भी 0.6 से भी और छोटा होगा पीनियल ग्लैंड, तब तो सबसे स्मॉलेस्ट कहेंगे। अगर आपको देखो यहां पे एक जरूरी बात आप लोग को शेयर कर रहा हूं, अगर आपको सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड पूछा है और आपको पीनियल नहीं दिया है तो क्या टिक करोगे? पिट्यूटरी ग्लैंड को टिक करोगे, ठीक है। मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का कंटेंट बता रहा हूं जो सबसे स्मॉलेस्ट पीनियल को लिया जाता है, और इन जनरली कुछ सोर्सेस में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड दिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग को एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और यहां पर कि पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड जनरली एक साथ ऑप्शन में नहीं दिखेगा, दिख गया तो आपको पीनियल को टिक करना है, नहीं दिखेगा तो आपको पीयूष ग्रंथि को टिक करना है, ठीक है। ताकि आपको व्यापम वगैरह जो है इसे अगर पूछता है तो इसी ट्रिक को फॉलो करना है, इसी को लाइक पीयूष या पीनियल को आपको टिक करना है, ठीक है। चलो अब मैं अलग अलग जो ग्लैंड है मनुष्य में जो पाया जा रहा है उस ग्लैंड को लिखता, हो गया ना। चलो इसमें लिखना, अब आपके सामने दो प्रकार के प्रश्न आएंगे कि कौन सा ग्लैंड कहां पाया जाता है और उससे कौन से हार्मोन निकलते हैं। और कहां पाया जाता तो बहुत सिंपल सी चीजें एक बार में समझ जाओगे, लेकिन कौन सा हार्मोन निकलता ज्यादा काम की चीज है और उस हार्मोन का कार्य क्या है। एक एक इंपॉर्टेंट काम, एक एक या दो दो, अधिक से अधिक इतना कर लोगे ना, आपको कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी नोट से आपके पूरे प्रश्न फंस जाएंगे। देखना तो यहां पर मनुष्य में जो पाई जाने वाली जो ग्रंथियां हैं, इसमें स्टार्ट करेंगे सबसे बड़ी से, तो सबसे बड़ा वाला जो है वहां से स्टार्ट करेंगे या मास्टर ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला इसमें लिखना अलग अलग जो हमारे पास हार्मोन्स हैं, इसमें सबसे पहला हम यहीं से स्टार्ट करेंगे मास्टर ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से। तो पहला लिखेंगे यहां पे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा यहां पर कवर करेंगे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। तीसरा यहां पर लिखेंगे दैट इज अबाउट एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। चौथा देखेंगे यहां पर दैट इज पीनियल ग्लैंड, पीनियल। ये होता है एड्रीनल। उसके बाद देखेंगे थाइमस, ठीक है, कितना हो गया 5। उसके बाद जनन ग्रंथि या गोनेट्स आता है, तो गोनेट्स को भी हम कवर करेंगे। पहले ऊपर से नीचे पूरा लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अग्नाशय, अग्नाशय
या फिर कहा जाए पैंक्रियास, पैंक्रियास, और उसके बाद जनन ग्रंथियां, या फिर कह दिया जाए गोनेड्स। गोनेड्स, ठीक है। इसमें आएगा दोनों, मेल और फीमेल, दोनों आएगा, ठीक है। इतना कर लो काफी है, और इससे प्रश्न आपसे बन भी जाएंगे, छूटेगा नहीं, ठीक है। स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें? पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। इसे याद रखने का ट्रिक है मेरे पास। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, थोड़ा सुन लीजिए, समझ लीजिए। जैसे ये ठीक वैसी ही बात है, किसी एक कॉलेज है या कोई स्कूल है, स्कूल का जो सबसे हेड वाला कौन होता है? प्रिंसिपल होते हैं। तो हमारे शरीर में भी एक सुप्रीम कमांडर होता है, उस सुप्रीम कमांडर का नाम है हाइपोथैलेमस। सुप्रीम कमांडर का नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। और उसके बाद अलग अलग टीचर्स होते हैं, तो एक को मान लो, ये अलग अलग टीचर से मान लो, लेकिन उसमें से एक टीचर क्या है? बहुत स्ट्रिक्ट है, जो हर चीज में डंडा चलाता है। हर चीज में क्या करता है वो मास्टर? एक ऐसा मास्टर है जो डंडा चलाता है, और उससे हर कोई डरते हैं, उसकी आदेश को हर कोई मानता है। इट इज सिमिलर लाइक दैट। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे दूसरे ऑर्गन्स को क्या करेगा? डंडा चलाएगा। उठो, तुमको ये हार्मोन सीक्रेट करना है, ये हार्मोन तुमको स्रावित करना, ये कहेगा कौन? ये पीयूष ग्रंथि। एक तो है खुद बहुत छोटा सा 0.6 ग्राम, लेकिन फिर खुद भी क्या करता है? इतना छोटा होने के बावजूद बाकी लोगों को स्टिमुलेट करता है, यानी उत्तेजित करता है, यानी कि कहना चाहिए उनको डंडा चलाता है। जैसे आप सभी जानते हैं, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकलेगा, एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन निकलेगा, आप हर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन वो तब तक नहीं करेगा जब तक ये डंडा नहीं चलाएगा। यानी मास्टर ग्लैंड चूंकि सभी अन्य ग्रंथियों को क्या कर देता है? रेगुलेट करता है, अन्य ग्रंथियों को, उनके कार्यों को नियंत्रित करता है। दैट्स वाई उसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अभी खुद जान भी जाओगे आप लोग, ठीक है। मैं भी एग्जांपल बताऊंगा सबका। तो ये डिफिकल्ट लगे तो पूछना, कहीं पे भी मैं आपको रटाऊंगा नहीं, बल्कि समझाने का प्रयास करूंगा। पीयूष ग्रंथि के बारे में पहले बात करते हैं। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में थोड़ा डिटेलिंग करते हैं। पहला और दूसरा ही थोड़ा समय लगेगा, बाकी जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का डिटेलिंग कर रहे हैं यहां पर, तो यही चीजें थोड़ा सा लंबा है, लंबा मतलब बहुत ज्यादा नहीं। पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके लिए भी मेरे पास एक छत्तीसगढ़िया ट्रिक है भाई, उसी ट्रिक को यूज करेंगे, ठीक है। चलो पहला इसका थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं, क्या है पीयूष ग्रंथि के बारे में। लिखना, यह हमारे मस्तिष्क के सेला टर्सिका नामक जगह में स्थित होती है। दिस इज लोकेटेड इन सेला टर्सिका, CELLA, सेला टर्सिका, TURCIA, टर्सिका, TURCICA। यह हमारे शरीर में मस्तिष्क के सेला टर्सिका नाम की जगह में स्थित होती है, ठीक है। एक गड्ढा होता है वहां पे, है ना, स्फेनॉइड कहा जाता है वहां पर, तो सेला टर्सिका नाम की जगह पे स्थित होती है। और इसमें क्या होती है? अग्रपाली और पश्चपाली, यानी कि इसके भी दो आगे और पीछे वाला भाग होगा। तो अग्रपाली से अलग निकलता, पश्चपाली से अलग निकलता है। तो इसमें दो लोब्स होते हैं, इसमें दो लोब्स होते हैं, दो पालियां होती हैं, अग्रपाली एवं पश्चपाली। देयर आर टू लोब्स आर प्रेजेंट, देयर आर टू लोब्स प्रेजेंट, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। तो इसमें अलग अलग जो हार्मोन्स निकलते हैं, मैं सीधा हार्मोन्स की बात करता हूं, कौन कौन से हार्मोन इसमें निकलता है। तो ये हार्मोन क्या क्या निकलता है, तो आप लोग को एक ट्रिक याद रखना है।
आप खाना खाने बैठे हैं और आपको कोई सब्जी बहुत पसंद आई और वो सब्जी को बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो आप दोबारा मांगते हो ना, तो दोबारा मांगते हो तो वहां पे एक गुड़िया है, तो उसको छत्तीसगढ़ी में कहते हो नोनी साग ला तो। ठीक है, नोनी साग ला तो, ठीक है, मतलब आपको सब्जी बहुत पसंद है। तो एस का मतलब यहां पे देखो, नोनी का कोई मतलब यहां पे नहीं, SAG साग, उसके बाद ला, इसके बाद तो, साग ला तो चलो लिखो SAGL साग, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ला और उसके बाद तो। ठीक है, नोनी साग ला तो। ये क्या है, पीयूष। आप लोग को एक बात ध्यान रखनी है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन सा है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो नोनी साग ला तो सब चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, सभी टाइप की चीजें आगे। अब इसको आगे क्या है वो करेंगे, लाइक विस्तार करेंगे। ठीक है, दिमाग में बैठ गया साग ला तो ओ का कोई मतलब नहीं है, साग ला तो इस प्रकार याद रखना। अब एच से क्या आता है, एच से आता है, थोड़ा ध्यान रखना, डिफिकल्ट नाम है लेकिन बहुत आसानी से समझोगे, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, STH, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। लिखते चलना, सबका डिटेलिंग नहीं लिखा रहा हूं मैं। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इसे और क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन कहा जाता है, उसी को वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। ठीक है, सोमैटिक मतलब शरीर है ना, सोमा मतलब सेल या शरीर से होता है, तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। इसकी कमी से और वृद्धि से शरीर का जो है वृद्धि ग्रोथ प्रभावित होता है। दूसरा क्या है, देखो ACTH, इधर देखो एड्रीनो, लिखते चलो एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक, उसके बाद जी आता है, तो जी से आप लोग को यहां पे रखना है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, GTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेड मतलब जनन अंग है ना, ट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद आता है, लिख लिए, उसके बाद LH मतलब लुटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। मैं लिख देता हूं, ये क्या है, LUTENIZING, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इंग्लिश वाले, हिंदी वाले भी ल्यूटेनाइजिंग ऐसा लिखो हिंदी में। उसके बाद आता है ADH, है ना, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और लास्ट है TSH, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इतना नाम आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ये नाम जब देख के आप ना, मतलब डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, आपका लॉजिक, आपका कंसेप्ट वहां पे काम करना चाहिए। तो मैं रिपीट कर देता हूं, कोई चीज छूट गया है तो देखो ऊपर से, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। दूसरा एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तीसरा है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, उसके बाद लिखते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, उसके बाद देखते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, और उसके बाद TSH, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये आपके पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले सभी हार्मोन आपको ट्रिक के थ्रू याद हो गया। पूरा फॉर्म, कई बार क्या होता है शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है, TSH ये सब अगर हो जाता आपको दिख जाएगा, है ना, TSH, LS, ACTH कहां से होता है, इस टाइप की चीजें।
चलो अब मैं थोड़ा सा इसका डिटेलिंग करा देता हूं। इसमें आप लोगों को पहला पॉइंट लिखना है ऊपर वाले में, ये क्या काम करता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है वृद्धि हार्मोन, तो देखो इसमें समझ जाना कि वृद्धि हार्मोन, इसकी कमी से क्या होता है, व्यक्ति क्या हो जाएगा, बौना हो जाता है, और इसकी वृद्धि से वो ग्रेट खली बन जाता है। ठीक है, इसकी ज्यादा किसी के शरीर में देखना को एकदम भारी भरकम इतना हाइट होते हैं, 6.5 फीट 7 फीट वाले होते हैं। नॉर्मल इंडियंस की तो 6 फीट से अंदर अंदर होती है। ठीक है, तो समझ जाना, लिख लो जीएच की कमी से क्या है, बौना, और वृद्धि ड्वार्फ, और वृद्धि से क्या हो जाएगा, लिखना कि इसे कहा जाता है भीमकायत्व या एक्रोमेगाली। जिस जो ग्रेट खली जो है ना वो भीमकायत्व, जाइंटिज्म, और शॉर्ट में कहेंगे तो, और इसे क्या कहा जाता है, एक्रोमेगाली, एक्रो ACROMEGALY, एक्रोमेगाली। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी केयरफुली पूरा सिस्टमैटिक नोट्स बनाते चलिए, ये बहुत काम की चीज है आपके लिए। ठीक है, देखो आपको इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि इसका कार्य क्या है, जीएच का कार्य क्या है, ग्रोथ हार्मोन या एसटीएच का काम क्या है। तो आपको ट्रिक पकड़ना है, ग्रोथ मतलब वृद्धि, कमी या से बौना, और वृद्धि से क्या है, ज्यादा होने से क्या है, जाइंटिज्म आ रहा है। और क्या देखना, यहाँ पे मान लो जीएच ना देखिए, एसटीएच सोमैटो, तो सोमैटो मतलब सोमा मतलब बॉडी होता है, कह दिया ना, सोमा मतलब सोमैटिक मतलब बॉडी, बॉडी मतलब शरीर, तो उसके हिसाब से आप समझ जाना। ये क्या काम करता है बताऊं, कि ऐसा व्यक्ति जिसमें ग्रोथ हार्मोन है उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है, उपापचय मतलब वो खाना बहुत खाता है, ग्रेट खली भी खाता है, बहुत खाता। ठीक है, तो उपापचय दर यानी मेटाबॉलिज्म दर जो होती है, जो चीज खाते हैं उससे क्या है, उसको लाइक पचाना, उससे एनर्जी प्राप्त करना, वो सबको कहा जाता है मेटाबॉलिक। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक शब्द में कह दूं तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, और जिसके कारण क्या है, वो वृद्धि बहुत कर पाता है। ठीक है, तो वृद्धि पर ये सीधा होगा, हो गया खत्म पहला वाला। दूसरा देखिए ACTH, आगे मैं बताऊंगा। देखो ACTH मतलब क्या लिखा है, एड्रीनो लिखा है, एड्रीनो। तो इधर देखिए थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाइए, इधर एड्रीनल ग्लैंड निकल रहा है। एड्रीनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। देखो एड्रीनल ग्लैंड मान लो ऐसा है, तो बीच वाला पार्ट है, मिड वाला पार्ट है, तो इसे कहा जाता है मेडुला, और बाहर वाले पार्ट को कहा जाता है कॉर्टेक्स। बीच में है तो मेडुला मिड, और बाहर है जो है कॉर्टेक्स। तो ये एड्रीनल ग्लैंड से, मेडुला और कॉर्टेक्स से कुछ चीजें निकलेंगी। क्या निकलेगी, हार्मोन्स निकलेगी। तो उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला ACTH हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स को सीक्रेट करने में क्या कर रहा है, उसे स्टिमुलेट कर रहा है। मतलब क्या कहूं सरल भाषा में, पिट्यूटरी ग्लैंड का ACTH जाता है किसको, एड्रीनल ग्लैंड को डंडा चलाता है, उठो तुमको सीक्रेट करना है हार्मोन। तो मास्टर ग्लैंड का काम समझ में आया आप, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम कर रहा है, एड्रीनल ग्लैंड को हार्मोन सीक्रेट कह रहे हो ऐसा बोल रहा है उसे। और फाइनली जब तक ACTH वहां नहीं जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड कोई सीक्रेशन नहीं करेगा, कोई स्रावण नहीं करेगा। समझ में आया, ये पूरा डंडा चलाने का काम करेगा। थायराइड को भी देखो, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड भी बढ़िया खाट लगा के सोया हुआ है, और उसको जाके ये क्या कहता है, TSH भेजता है। TSH जाता है, उसको डंडा मारता है, उठो तुमको थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करना है। तब जाके थायराइड ग्लैंड जाके स्रावित करेगा, सीक्रेशन करेगा। तो हर चीज में डंडा चला रहा है ना, मास्टर ग्लैंड है। समझ में आया। उसका सुप्रीम कमांडर कौन है, मैंने कहा हाइपोथैलेमस। सबका बाप कौन, यहां पर हाइपोथैलेमस, सुप्रीम कमांडर। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल के ऊपर भी और होते हैं ना, या प्रिंसिपल मान लो, जैसे इनको मास्टर मान लेते, उनको प्रिंसिपल मान लो। ठीक है, समझ में आया। कहीं पे कोई चीज समझने में दिक्कत हुई तो बताना। तो लिखो यहां पर, एड्रीनल ग्रंथि के स्रावण को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल्स टू दी एड्रीनल ग्लैंड, इट कंट्रोल्स टू दी एड्रीनल ग्लैंड सिक्रेशन। लिखिए लिखिए, हो गया।
अदरवाइज ये बाद में आप लोगों को ये किताब में बहुत रट्टा मारना पड़ेगा। यहाँ पे सब चीजें सीख जाओ तो फिर काम आसान है। चलो तो क्या हो गया, SA हो गया। क्या निकलेगा एड्रिनल ग्लैंड से, हम एड्रिनल ग्लैंड में देखेंगे, ठीक है। उसके एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला में जो निकलेगा उसको रेगुलेट करने का काम ACTH कर रहा है। GTH जैसे इसके नाम में ही स्पष्ट है, नाम में ही स्पष्ट है कि GTH यानी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये इसके फिर क्या है, दो और ब्रांचेस निकलेंगे, ये दोनों नाम को देखना। पहला होता है गोनेडोट्रोपिक, तो गोनेड्स तो नर और मादा अलग अलग है, मेल फीमेल अलग अलग है, तो यहां पर काम भी अलग अलग होना चाहिए। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के फिर से दो नाम हैं आएंगे। एक क्या आ जाएगा, दैट इज LH, LH हो गया ना, LTH है, प्लीज करेक्ट इट, LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन, LTH, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन है, प्लीज थोड़ा सा करेक्शन है, मेरे से मिस्टेक हुआ है, आप लोग भी करेक्ट कर लीजिए, माय मिस्टेक। ये L मैं पहले सही लिख रहा था, ये जो है ना थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे करेक्शन करिए और थोड़ा मिटाना भी पड़ेगा थोड़ा सा कंटेंट। ये वाला ना एक्चुअल में LH है, ये वाला LH है, ये वाला LTH है ना, प्लीज करेक्ट कर लो। ये वाला LTH है, तब मेरे से मिस्टेक हुआ, कुछ लग रहा था। करेक्शन कर लीजिए, मेरे से मिस्टेक हुआ ये। तो ल्यूटेनाइजिंग को अब यहां लिख लेना, ल्यूटेनाइजिंग को यहां पे लिख देना, ठीक है, होता है कई बार। ल्यूटेनाइजिंग को यहां लिख देना और इसको लिखना लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन लिख लो। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी करेक्शन कर लीजिए, इसको LH करिए, इसको LTH करिए। हमारा कंसेप्ट या हमारा ट्रिक कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज है, LL दोनों था तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। LTH ये लैक्टोजेनिक हार्मोन है और ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ठीक, कर लिए, हो गया, ठीक। अब देखो ये आता है आपका FSH, FSH, LH का मतलब तो आपने जान ही लिया था, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल FOLLICLE, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो लिखो ऊपर FSH क्या काम करता है, ठीक है। FSH दोनों काम करता है एक्चुअल में, यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा। फॉलिकल चीजें जब भी कहेंगे तो मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं। इसमें ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन को मदद करता है, और दूसरा oogenesis, oogenesis यानी कि अंडाणु जनन को मदद करता है। कौन, FSH। FSH क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो ये जो चीज है थोड़ा फिर से सुनिए, इधर देखिए, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो है मेल और फीमेल ऑर्गन से निकलने वाला जो है आपका हार्मोन निकलेगा कहां से, यहां से निकलेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि यहां पर मेल जो ग्लैंड है, यहां पर टेस्टिस होता है और इधर में देखते हैं ओवरी होता है, वहां से अलग अलग हार्मोन्स निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे तब जब ये क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, उसको डंडा चलाएगा, वही सेम काम, डंडा चलाने का काम। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होगा, oogenesis जो किस में होगा, लाइक फीमेल में होगा। या एग फॉर्मेशन को oogenesis कहा जाता है, अंडाणु निर्माण, अंडाणु जनन को, ठीक है, समझ में आया। मतलब आप लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेन जो चीज पूछा जाता है यहीं पे हम पढ़ ले रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटेनाइजिंग के सामने लिख दो, जो दो हार्मोन जो निकलते हैं ना, मेल में क्या निकलता है, लिखेंगे मेल में जो निकलता है, मेल और फीमेल में जो निकलता है, मेल में टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल में देखेंगे एस्ट्रोजेन। टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन इसमें निकलेगा, इसको क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा,
निकलेगा उसी जगह से, इसे क्या करेगा, केवल डंडा चलाएगा। तो लिखो यहां पर टेस्टोस्टेरॉन, तो स्टेरॉन लिखा है तो स्टेरॉइड नेचर का है। एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के स्रावण को क्या करता है, प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है, डंडा चलाता है, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड का काम आप देख रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के ही पार्ट है ये। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला जीटीएच का एलएच वाला, उसको ये काम करवा रहा है। इधर एफएसएच में क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस को प्रेरित करेगा, होगा उसी जगह पे, ऑर्गन्स में होगा, लेकिन यहां प्रेरित करने का काम करेगा। इज इट क्लियर? इसके बाद लिखो लैक्टोजेनिक हार्मोन, अगला आता है लैक्टोजेनिक हार्मोन, जैसे लैक्टोजेंस, लैक्टिक वर्ड आ रहा है, तो लिखना कि ये क्या करेगा, लैक्टेशन में मदद करेगा, है ना, गर्भवती माताओं में क्या है, संतान के लिए दुग्ध निर्माण में मदद करेगा। ठीक है, तो लैक्टोजेनिक वर्क करेगा ये। ठीक है, तो दुग्ध निर्माण में मदद करेगा गर्भवती माताओं में। ठीक है, लैक्टोजेनिक हार्मोन। चलो अगला आता है एडीएच। मैंने कहा था ये पीयूष ग्रंथि थोड़ा लंबा है, बाकी सब आसान है ना। एडीएच, एंटी, इधर देखो, एंटी मतलब जो काम हो रहा है उसका विरोध करना, मतलब एंटी होता है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता क्या है कि कई बार हम शरीर में कुछ ऐसी चीजें ले लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, जिसके कारण शरीर में क्या है, यूरिन फॉर्मेशन का रेट बढ़ जाता है। यूरिन फॉर्मेशन, जैसे कि ज्यादा चाय पी लेते हैं, ज्यादा कॉफी पी लेते हैं, कोई अल्कोहल का सेवन कर लेता है ना, तो इस प्रकार क्या है, शरीर में क्या होगा, पानी की खपत जो है बढ़ जाती है, यानी पानी का कंजम्पशन बढ़ जाता है, जिसके कारण यूरिन फॉर्मेशन भी बढ़ जाता है, मूत्र निर्माण की दर बढ़ जाती है, इस व्यक्ति को बार बार यूरिन जाना पड़ता है। तो ये जो होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। तो दूध, सॉरी कहते हैं चाय, कॉफी, अल्कोहल क्या है, डाईयूरेटिक प्रोडक्ट है। क्या है, डाईयूरेटिक प्रोडक्ट। डाईयूरेटिक प्रोडक्ट मतलब इसमें कि यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाता है, तो वो डाईयूरेटिक प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे उसे रोकना है, तो एंटी डायूरेटिक लोगे कि नहीं। तो शरीर में जल का नियमन यानी रेगुलेशन कौन करेगा, एडीएच करेगा। तो लिखो यहां पे एडीएच का काम, एडीएच का काम लिखना, शरीर में जल का संतुलन बनाता है। इट मेंटेन्स द वाटर लेवल इन बॉडी। ठीक है, याद रखना एडीएच। कौन सा बच गया, टीएसएच। लिखो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। इट स्टिमुलेट टू दी थायराइड ग्लैंड फॉर सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। अब क्या समझ पाए आप लोग, पीयूष ग्रंथि एक भी चीज सीक्रेट नहीं कर रहा है अपने से, जो अपना खुद का सीक्रेशन है उसी की मदद से दूसरों को प्रेरित कर रहा है। मतलब इससे सीक्रेट ये जरूर हो रहा है, इतने सारे हार्मोन जरूर सीक्रेट हो रहे हैं, लेकिन ये सब निकल के दूसरे को बोल रहे हैं कि तुम सीक्रेट करो, तुम करो ऐसा करके। तो सभी ये लोग डंडा चलाने का काम कर रहे हैं। रिपीट अगेन, ग्रोथ हार्मोन, यहाँ पे स्पीड, वहां कहेंगे बौनापन और वृद्धि जो होता है, यानी ड्वार्फिज्म और जाइंटिज्म इससे हो रहा है। ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, ये गोनेड्स को स्टिमुलेट कर रहा है, ये लैक्टोजेनिक दुग्ध निर्माण को मदद कर रहा है, ये एड्रिनल एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली बॉडी में वाटर का लेवल को मेंटेन कर रहा है। टीएसएस थायराइड ग्लैंड को डंडा चला रहा है, तुम थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करो। ठीक है, इस प्रकार हो गया भैया आपका पीयूष ग्रंथि, और यही सबसे लंबा था, बाकी चीजें बस 5-5 मिनट की चीजें हैं। चलो नेक्स्ट लिखो, अगला क्या है, थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन। ए थायराइड ग्लैंड, और थायराइड से निकलेगा थायरॉक्सिन, थायराइड से निकलेगा थायरॉक्सिन। एक्चुअल में सामान्य ये है, लेकिन मैं ऐसे टेक्निकली कहूं तो ऐसा लिखेंगे। ये क्या क्या सीक्रेट करता है थायराइड ग्लैंड, तो T3
और T4, ठीक है, T3 और T4 हार्मोन निकलता है। तो इसमें T3 के सामने लिखना और T4 के सामने लिखना। T4 को कहा जाता है थायरॉक्सिन। T4 को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है थायरॉक्सिन। और इसे कहा जाता है, देखो ट्राई है ना, तो ट्राई आयोडो थायरोनिन, ट्राई आयोडो थायरोनिन, ये क्या है? इसका नाम है T3 का। चाहे तो इसे टेट्रा, कभी घूम फिर के इसे प्रश्न ऐसा पूछ दिया ट्विस्ट करके, टेट्रा आयोडो थायरोनिन क्या है? अरे थायरॉक्सिन ही है। T4 है मतलब टेट्रा, 4 के लिए, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, दोनों क्या है एक्चुअल में? इस दोनों में कुछ अंतर है, दोनों में कुछ क्या है? फंक्शन, अलग अलग कार्य हैं। इनकी कमी और अधिकता से कुछ रोग होता है। तो देखो जैसे यहां पे हो जाता है ना, थायराइड ग्लैंड अगर T3 और T4 को ओवर सिक्रेशन कर देगा तो हाइपर सिक्रेशन होगा, अति स्रावण होगा। अगर वो कम सिक्रेशन करेगा तो अल्प स्रावण यानी कि हाइपो सिक्रेशन होगा। तो हाइपो और हाइपर समझ में आया? हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है। तो यदि मैं कहूंगा हाइपो सिक्रेशन से क्या होता है, तो लिखिए यहां पर, हाइपो सिक्रेशन से, ओवरऑल थायरॉक्सिन की कमी से, इसे मत लिखिए सीधा थायरॉक्सिन की हाइपो और हाइपर। तो थायरॉक्सिन की हाइपो या हाइपर में सबसे पहले लिखना तो 4 चीजें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं। जड़ वामनता, क्रेटिनिज्म, 4 चीजें लिख देता हूं, 4 चीजें लिख देता हूं यहां पर। कमी से होने वाला जो रोग है और उसके बाद इधर अधिकता से होने वाला रोग आएगा। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, कमी से होने वाला है, तो मैंने कहा जड़ वामनता, जड़ वामनता जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म। दूसरा होता है गॉइटर, गॉइटर को ही घेंघा रोग कहा जाता है, इसे गलगंड रोग भी कहा जाता है। तीसरा होता है मिक्सीडिमा, मिक्सीडिमा ऐसा करके, ठीक है, MY मिक्सोडीमा इस प्रकार लिखा जाता है। मिक्सोईडीमा लिखा था, यहाँ पे ई भी लिख देना। और चौथा है हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, अधिकता से, इसको जो अधिकता से क्या होता है तो इसे भी लिख लीजिए यहां पर। अधिकता से जो होगा ये होता है टॉक्सिक गॉइटर और एक्सोप्थेल्मिया, टॉक्सिक ग्वाइटर, और तीसरा लिखना है एक्सोप्थेल्मिया। ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है नाम, ठीक है, नहीं तो ये डिसीज है ना, जब पूछा जाता है, आप देखो जड़ वामनता पूछा है, घेंगा पूछा है, मिक्सीडिमा पूछा है, एक्सोप्थेल्मिया भी पूछा है, तब तो ये बार बार पढ़ने की चीज थोड़े है, एक बार पढ़ो, स्टैटिक है पूरा, है ना। तो ये कमी अधिकता, और 2 ही चीजें मैंने बताया, एक्सोप्थेल्मिया ऐसा, एक्सोप्थेल्मिया ये है, और ये टॉक्सिक गॉइटर। ठीक है, ठीक है, मतलब ये वही बात है, मैंने जो पहले भी बोलता हूं कि लड्डू खाना है तो मुंह बड़ा करना पड़ेगा, ज्यादा नंबर पाना है तो ऐसी चीजों को आपको बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कोई मैं हाई फाई साइंस नहीं बता रहा हूं, केवल 10th लेवल में जो हमारे राज्य पाठ्य पुस्तक निगम है या फिर NCERT की जो किताब है उसी से ही सब कंटेंट है, पूरा उठा के देखो मिल जाएगा आपको सब के सब। ठीक है, क्लास 10 की NCERT का ये कंटेंट, और ये सब जगह काम आएगा,
यही कंटेंट आपको पीएससी में काम आएगा, यही सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। और जब इस लेवल का पढ़ लोगे ना, हम लेवल को बिल्कुल हाई नहीं लिखे हैं, इजी और मॉडरेट लेवल पे ही पढ़ रहे हैं। मैं इसको फिर अगर हाई लेवल पे ले जाता तो किस जगह से निकलता, क्या सेल होता है, बहुत अंदर की चीजें पढ़नी पड़ती, लेकिन वो जरूरी नहीं है, यहाँ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो कमी से होने वाला रोग, तो देखो कमी से होता है जड़ वामनता। जड़ वामनता के सामने लिखना ऐसा जो है, ये क्या होता है, मंद बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। अभी तो ये महिला सुपरवाइजर वाला पेपर दोगे ना, तो बच्चों की मानसिक वृद्धि या कमी, मानसिक कमी जो होती है, जड़ वामनता है ये, है ना। तो यहाँ पे आयोडीन का सोर्स, आयोडीन देखो शरीर में, आप लोग एक बात ध्यान रखना, हम अलग अलग नमक खाते हैं, टाटा सॉल्ट खाते हैं। पुराने समय में क्या है, एकदम देसी नमक आता था, ठीक है, वो बोरे वाला, नॉर्मल वाला, ठीक है, जूट के बोरे में आता था पहले। आजकल देखते हैं क्या है कि नमक में, सभी नमक में क्या आयोडीन कंपलसरी हो गया है। एक्चुअल में ये आयोडीन हमको सब्जी भाजी या जो भी चीज हम खाते हैं ना, ग्रीन वेजिटेबल, उसी से ही पूर्ति हो जाती है। लेकिन दरअसल क्या है, ऐसा बच्चा या ऐसे लोग जो क्या है, माल न्यूट्रिशन यानी पोषण की कमी से गुजर रहे होते हैं, जब वो हरी साग सब्जी खाएंगे ही नहीं तो आयोडीन कैसे पहुंचेगा। हम आप चलो खाते हैं तो हमारे में आयोडीन की पूर्ति हो जाती है, अलग से हम टाटा का सॉल्ट खा रहे हैं तो उसमें और पूर्ति हो जा रही है। एक्चुअल में देखा जाए आयोडीन की बहुत सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है, जो शाक भाजियों से मिल जाता है। लेकिन फिर भी आयोडीन को क्यों मिलाना पड़ा, तो एक्चुअल में वही देखा गया कि कुछ ऐसे क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है भारत का, शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां पे कुपोषण नहीं है। कुपोषण हर जगह, हर राज्य में है। और इसीलिए देखना, सरकार जो है कुपोषण का अलग से इंडेक्स जारी करती है, अलग से उसमें इंडेक्सिंग होती है, कौन आगे है कौन पीछे है, समथिंग। छत्तीसगढ़ सरकार भी इसलिए क्या है, इसमें अच्छा प्रयास कर रही है। इसलिए क्या है, चना या फिर गेहूं या फिर दूसरे पोषक या मध्याह्न भोजन में दूसरे ऐसी चीजें दी जाती हैं जो पोषण की कमी को दूर करे। मामला यहां पर यह है कि आयोडीन को नमक में ही क्यों मिलाया गया, इसलिए मिलाया गया, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, बिना नमक के हम कोई भी नहीं रह सकते। हर किसी को नमक खाना जरूरी है, सब्जी भाजी में हो, चाहे खाने में हो, चाहे कहीं पे भी हो। एक गरीब व्यक्ति भी बेचारा क्या है, भात और चटनी भी खाएगा ना, तो उसमें क्या, चटनी में नमक मिलाना जरूरी है। तो एक ऐसा चीज में हम आयोडीन को मिलाते हैं जो शरीर में हर हाल में पहुंचे ही पहुंचे, ताकि उस गरीब व्यक्ति में भी क्या है, गलगंड यानी घेंगा यानी गॉइटर रोग ना हो, या ये सब प्रॉब्लम ना हो। इसलिए तो सरकार नमक भी देती है, अदरवाइज नमक को देने की क्या जरूरत, वो तो सस्ती चीज है। ठीक है, 1 किलो नमक को 1 महीने खा रहे हो, 15-20 रुपए की चीज को 1 महीने खा रहे हो, मतलब सस्ता ही चीज है। ठीक है, तो मामला यहां पर इसलिए देखो, तो जड़ वामनता में क्या है, बच्चा मंद बुद्धि का हो जाता है। ठीक है, जिसमें भी होगा तो बच्चों में कभी भी ना, आप लोग आयोडीन की कमी मत होने देना, नमक ज्यादा मत खिलाना भाई, आयोडीन की कमी मत होने देना। ठीक है, मतलब ग्रीन वेजिटेबल या जो चीजें हैं वो सबसे मिलता ही है, और नॉर्मल सॉल्ट तो खाते ही घर में, इसलिए याद रखना। गॉइटर यानी घेंगा रोग, तो लिखना यहां पर, घेंगा रोग में क्या हो जाता है, थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, साइज ऑफ द थायराइड ग्लैंड उसका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है, साइज ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज इंक्रीज। ठीक है, ज्यादा नहीं चलेगा, अभी 10-15 मिनट के अंदर टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा समझें आगे, चलो जल्दी जल्दी करें। मिक्सीडमा, मिक्सीडमा में हम देखते हैं बीपी और हार्ट बीट कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट कम हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति में, वो व्यक्ति यंग एज का भी क्यों ना हो, उसमें क्या है, डाइजेशन प्रॉब्लम आने लगती है, मतलब उपापचय से संबंधित, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स फाउंड, उपापचय से संबंधित कमी आने लगती है, या उपापचय में दर में कमी होती है, उपापचय से संबंधित प्रॉब्लम्स आती, समस्या आती है।
ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति यंग एज में भी अभी से उसमें मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता तो उस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। चलो लास्ट वन, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में लिखना, ऐसा व्यक्ति क्या है, ऐसा व्यक्ति में क्या है, देखना ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। याद रखना जब डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे ना तो थायराइड टेस्ट कराते हैं, तो थायराइड टेस्ट मेल और फीमेल दोनों में होता है। ये सीधा सीधा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होता है आपके, ठीक है। तो लिख लो, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है, तो इसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए क्या है, थायराइड टेस्ट कराते हैं, तो फिर उसे दूर करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है मेल फीमेल दोनों में, ठीक है। प्रजनन क्षमता कम हो जाती, कभी कभार लोग क्या है गूंगा और बहरा भी हो जाते हैं। तो गूंगा और बहरा हो जाना, बचपन से ही कुछ लोग क्या है गूंगे हो जाते हैं, तो वो याद रखना कि इसी प्रकार की प्रॉब्लम ये थायराइड की कमी, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से ही होता है। ये भी गूंगा और बहरा हो जाना ये हाइपोथायराइडिज्म के कारण होता है, ठीक। तो क्विक रिवीजन, मंद बुद्धि हो जाता है, क्रेटिनिज्म में ये सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है इसलिए रिवीजन करा रहा हूं। क्रेटिनिज्म मंद बुद्धि हो जाता है, गॉइटर में थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है। जब ये आकार बढ़ जाएगा तो बहुत सारे हार्मोन्स नहीं सीक्रेट कर पाएगा, कौन, थायराइड ग्लैंड, तो इससे प्रॉब्लम होने लगी। मिक्सिडमा में मैंने क्या कहा, बीपी क्या होता है, सब कम हो जाता है, हार्ट बीट भी कम हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। और हाइपोथायराइडिज्म में मैंने कहा कि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है, और इस प्रकार याद रखना। चलो इसमें देखते हैं कि टॉक्सिक गॉइटर के सामने लिखना, टॉक्सिक गॉइटर के सामने लिखना जस्ट अपोजिट है। ये किसका अपोजिट है, मिक्सिडिमा का अपोजिट है। हार्ट बीट बीपी बढ़ जाता है, हार्ट बीट और बीपी हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा, और सांस भी बढ़ जाएगी, श्वसन दर भी बढ़ जाती है। हार्ट बीट, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट यानी रक्तदाब, हार्ट बीट मतलब बीपी, और हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट, और श्वसन दर यानी कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज बढ़ जाता है। एक्सोप्थेल्मिया, एक्सोप्थेल्मिया जैसे हमारी आंखें हैं ना, आंखें किस में है, एक ऑर्बिट के अंदर, एक खांचे के अंदर क्या है, वहां पे सेट है। और नॉर्मली हम कैसे पलक झुकाते हैं, पलक उठाते भी हैं, तो वहां पे प्रॉपर सेट है वो। लेकिन जिसको जो है देखना, अगर ये बच्चों में खासकर देखने को मिलेगा कि जो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण वाले बच्चे होते हैं उसमें कुछ समस्याएं आती हैं। वो समस्या क्या है कि जो नेत्र कोटर है, मतलब जो आई का ऑर्बिट है, और जो हमारा आई बॉल है, मतलब आंख जो है गोल है ना, तो नेत्र कोटर से आई आंख जो है बाहर दिखती है, थोड़ा बाहर निकला हुआ दिखता है। एक्सो मतलब बाहर है ना, एक्सो मतलब बाहर, ऑप्थेल्मिया मतलब आंख से संबंधित है। तो पहले हिंदी में लिख लो, नेत्र कोटर से नेत्र गोलक बाहर निकला दिखाई देता है। आई बॉल इज लिटिल एग्जिट्स फ्रॉम आई ऑर्बिट, थोड़ा बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। ये उन बच्चों में मिलेगा जो क्या है, कुपोषण का शिकार दिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार वर्डिंग्स को देख के थोड़ा पहचानना भाई, हर डिसीज हो या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है ना, ये सब डिसीज है भाई, मतलब ह्यूमन डिसीज भी कवर हो रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और यदि किसी भी टर्म को देखेंगे तो उसमें कुछ कीवर्ड होते हैं, कुछ क्लू होते हैं, जैसे ऑप्थेल्मिया, ऑप्थेल्मिया मतलब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है, नेत्र रोग विशेषज्ञ को कहा जाता है। तो इस प्रकार नेत्र से चीजें समझ में आ गई। चलो ये मेजर चीज कवर हो गया। एक चीज यहां पर छूट गया था, इसे देखो, ये जो है थायराइड के बाद ना क्या है, इसमें एक चीज और लिख लेना, पीटीएच, पैराथायराइड, पैराथायराइड, ठीक है। पैराथायराइड ये भी एक प्रकार का ग्रंथि है, पैराथायराइड। हाँ हाइपर, हाइपर है ना, देखो हाइपर जो है ना, देखो एक बात समझो, मोटापा का रीजन बहुत सारा हो सकता है ना। ओबेसिटी या मोटापा जो है इनहेरिट होके भी आती है। इनहेरिट वैसे नहीं आती कि वो मतलब जनरली क्या होता है, अरे वो तारक मेहता देखे हो, है ना, डॉक्टर हाथी का बेटा, तो
कुछ चीजें ऐसा है कि मोटापा कई बार थोड़ा वंशानुगत भी हो जाती है, सभी में हो जरूरी नहीं। एक मोटापा ये होता है कि लाइक बहुत फैटी चीजें खा रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई चीज बहुत फैटी खा रहा है तो भी वो मोटापा आ जाता है। और कई बार क्या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी ये सब होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस में यहाँ पे थायराइड चीज आ जाती है, ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड चीजें भी आ जाती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा व्यक्ति खाने लगता है, बहुत सारी चीजें, उसकी भूख बहुत होती है, तो इस प्रकार भी कई बार बढ़ जाता है। लेकिन मेन जो चीज वो खाने से मोटापा नहीं बढ़ता, हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट थायराइड देखो, अब हम देखें कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, यहां पर देखते हैं कोई व्यक्ति है, ये गले वाले भाग में ना, गले वाले भाग में क्या है, यहां पर क्या पाया जाता है, यहां पर थायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के इधर एक और थायराइड ग्लैंड के इधर दूसरा, दोनों पालियों में इधर और इधर क्या होते हैं, 2+2 4 क्या पाए जाते हैं, पैराथायराइड पाए जाते हैं। जहां पे थायराइड है उसके बाजू में इधर दो क्या पाए जाते हैं, पैराथायराइड पाए जाते हैं। तो पैराथायराइड बहुत आसान भी है, थोड़ा लिखते हैं यहां पर, अगला हेडिंग डालिए पैराथायराइड। चलो जल्दी जल्दी करो, पैराथायराइड। तो पहला लिखेंगे थायराइड के दोनों तरफ, थायराइड ग्रंथि के दोनों तरफ दो पालियों में 2 लोब्स में टोटल 4 ग्रंथि पाई जाती है, 4 पीटीएच पाई जाती है, पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है, 4 पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है, 4 पीटीएच पाई जाती है, ठीक है। चलो इसमें फटाफट लिखना, इसमें आप लोगों को लिखना है कि इसकी कमी और अधिकता से सीधा लिखेंगे, फिर ये वाला भी कंटेंट भी खत्म हो जाएगा, ये वाला पैराथायराइड। तो देखो इसमें 2 चीजें हैं, इसमें भी हाइपो और हाइपर। हाइपो से आ जाएगा हाइपोकैल्सीटोनिन और हाइपर से आ जाएगा, ठीक है। पहले लिख लो, इसमें पहला लिख लो आप लोग, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, दो हार्मोन निकलते हैं। पहला है पीटीएच, जिसका नाम से स्पष्ट है, पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। दूसरा है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। इसका मतलब समझिए क्या क्या काम करता है, एक एक नाम बस लिखे, इसके काम लिखेंगे। पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी होती है। जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो कौन निकलेगा, कैल्शियम की कमी होता है तो पीटीएच निकलता है, कमी होने पर सीक्रेट होता है। ये कैल्शियम हम जनरली क्या है खाते हैं, दूध पिए कैल्शियम है उसमें, कोई भी चीज खाते हैं तो उसमें कैल्शियम की मात्रा भी होती है, मिनरल्स होती है। तो जब शरीर में क्या है कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पीटीएच निकलेगा। लेकिन जब शरीर में कैल्शियम की वृद्धि हो जाए तब कैसे करोगे, तब क्या निकलेगा, कैल्सीटोनिन निकलेगा। तो लिख लो, जब शरीर में कैल्शियम की अधिक मात्रा हो जाए तब ये क्या हो जाएगा, स्रावित यानी सीक्रेट होता है। इसका मतलब क्या समझे कि पैराथायराइड हार्मोन क्या कर रहा है, बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर रहा है। तो है ना, एक तो क्या है, हार्मोन का काम क्या है, वो शुरुआत में बताऊं, ग्रोथ रेगुलेटर है, वृद्धि नियामक है, लिखाए हूं। शुरुआत में हम प्लांट हार्मोन जब पढ़ रहे थे तो वही तो कार्य कर रहा है। कैल्शियम की कमी होने पर ये क्या होगा, पीटीएच क्या होगा, सीक्रेट होगा।
ताकि उसका लेवल को मेंटेन करे। जब ज्यादा हो जाएगा कैल्शियम ब्लड के अंदर या ना शरीर के अंदर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कैल्सीटोनिन निकलेगा। समझ में आया? तो यही तो हाइपो और हाइपर है। ये हाइपो केस में क्या निकलेगा, पीटीएच निकलता है, हाइपर केस में कैल्सीटोनिन निकलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया कौन सा, अगला जो है आएगा, अगला हार्मोन कौन सा है बताओ, लिस्टिंग में किए अगला हार्मोन एड्रीनल। ये एड्रीनल बड़ी काम की चीज है आप लोगों के लिए। एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। इसे कौन रेगुलेट करता है, ACTH, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो इसमें दो भाग जो होता है, क्या क्या होता है आपका, लिखिए इसमें एड्रीनल में जो होता है बाहरी भाग कॉर्टेक्स और अंदर भाग जो है मेडुला। तो कॉर्टेक्स और मेडुला, तो मेडुला जो है अंदर वाला भाग है और कॉर्टेक्स जो है बाहरी भाग है। किसके अंदर, इसमें। दोनों से अलग अलग चीजें निकलती हैं, इसलिए अंदर बाहर इसको करना पड़ेगा। तो पहला लिखना हमारे पास कॉर्टेक्स से क्या क्या निकलता है। कॉर्टेक्स से निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसके नाम में ही आंसर छुपा है, देखो पहला देखते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और दूसरा लिखना मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। अब आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हो ना, ये बहुत आसान है। देखो हम जब खाना खाए थे तो 3 बेसिक न्यूट्रिएंट क्या क्या था, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो उस चीज को क्या है, इसे लिखना कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के उसके उपापचय यानी उसके मेटाबॉलिज्म को क्या कर देता है, यह नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है, क्योंकि रेगुलेटर है हार्मोन। समझ में आया? तो क्या लिखना, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन यानी तीनों प्राथमिक पोषक तत्वों को क्या करेगा, ये सीधा सीधा करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, उसके मेटाबॉलिज्म को, उसके उपापचय को। अब इधर लिखो मिनरेलो लिखा हुआ है, तो जितने भी मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, है ना, लिखो खनिज लवण एवं विटामिन्स, खनिज लवण विटामिन्स एवं जल आदि के मिनरल्स हैं, तो उनके क्या हैं, उनके अवशोषण को नियंत्रित करता है, उनके एब्जॉर्प्शन को नियंत्रित करता है। ठीक है, समझ में आया? एक और लिखना, इसमें एक चीज और निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है यहां पर लिंग हार्मोन्स, यानी कि सेक्स हार्मोन। कोई भी व्यक्ति क्या है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो उसमें क्या है, दाढ़ी मूंछ का आना या शरीर में जो भी क्या है कहेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, इसी लिंग हार्मोन्स या सेक्स हार्मोन्स के कारण होते हैं। तो लिख लो तीसरा, ये आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं मेल फीमेल में, वो क्या है, आपके लिंग हार्मोन के कारण होता है। ये आपके कॉर्टेक्स से निकलता है। नेक्स्ट देखिए मेडुला। मेडुला को तो ऐसे याद रखोगे, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी देखो मेडुला में 2 आएगा, मेडुला के अंदर 2 चीजें आ जाएंगी, हार्मोन का नाम एड्रीनेलिन और नॉन एड्रीनेलिन, या इसे कहते हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, दोनों कहा जाता है। मैं दोनों लिखा दे रहा हूं। सामान्यतः तो ये नाम पूछा जाता है एड्रीनेलिन और यहां पर नॉन एड्रीनेलिन।
इसे को ही एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन कहा जाता है। लिख लो फिर इसको भी, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, एक ही मतलब है, ठीक है, और करके लिख देना, ठीक है। एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन को कहा जाता है, कई नाम से जाना जाता है। चलो लिखो पहला, एड्रीनेलिन को कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। एपिनेफ्रिन के सामने लिखना इमरजेंसी हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन। दूसरा इसे युद्ध हार्मोन कहा जाता है, युद्ध हार्मोन यानी वॉर हार्मोन। और तीसरा है फ्लाइट हार्मोन, फ्लाइट हार्मोन। हाँ यही बता रहे हैं इसे, है ना, लड़ो, है ना, लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट। अभी बता रहा हूं ना, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। फाइट एंड फ्लाइट, दो तीन नाम बताया। पहला बताया इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, दूसरा की वॉर हार्मोन या युद्ध हार्मोन, तीसरा इसे कहते हैं, है ना, इसे कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो, लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, ये कहा, ठीक है। और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। देखो क्या है मार्केट, ये देखो जैसे आप कई बार क्या होता है, हम रात को आ रहे होते हैं, गली में कुत्ते आ गए, कुत्ते जैसे आते हैं, डॉग्स आ जाते हैं, तो डॉग्स के सामने आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप उससे लड़ सकते हो या तो भाग सकते हो। अचानक जा रहे हो कहीं पर, क्या आ जाएगा एकदम, क्या है, सांप आ गया, टाइगर आ गया, कुछ भी आ गया, जैसे आप वहां पे दो चीजें करोगे, या तो आप सीधा डिसाइड कर लोगे इससे तो बच नहीं सकते, भागो सीधा, और एक हो सकता है इसको डरा सकते हैं, ऐसा टाइप का आएगा। तो इमरजेंसी हार्मोन इसलिए कहा जाता है कि अचानक भी कोई भी चीज आई तो आपको तुरंत डिसीजन लेना होता है, वहां ब्रेन को समय नहीं मिलता डिसाइड करने का, ठीक है, वहां पे इंस्टेंट डिसीजन होता है। तो इंस्टेंट डिसीजन होता है तो क्या होता है कि उस समय हमारे पास दो सिचुएशन होती है, या तो फाइट या तो फ्लाइट, या तो लड़ो या तो वहां से उड़ो यानी भागो, ठीक है, दो प्रकार की चीजें होती है। ये एड्रीनेलिन हार्मोन होती है। जब भी क्या होता है, आपको क्या होता है, इस चीज को ध्यान रखना कि एड्रीनेलिन हार्मोन से रिलेटेड आप मेन चीजें लिखिए जो काम की है आपको, ठीक है। जब भी ऐसा होता है एड्रीनेलिन हार्मोन जब निकलता है तो क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, देखो सबसे पहले तो एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता कब है, इसको थोड़ा देखो, किन चीजों में निकल रहा है, फिर उसके बाद उसको रिलेट करना, किन चीजों में निकल रहा है एड्रीनेलिन हार्मोन। एक तो क्या है, अचानक से कोई चीज आपके सामने आ गया और आपको डिसीजन लेने का समय नहीं मिला, तब निकलता है। दूसरे, इसके अलावा जब आप गुस्सा होते हैं, जब आप डर जाते हैं, जैसे भूत रात को समय डर गए, कमरा जो है लाइट चली गई, है ना, और मम्मी के साथ है, मम्मी भी डरती है, आप भी डरते हो, ठीक है, दोनों के दोनों डर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय भी क्या है, आपके सामने, आपके बॉडी में ये एड्रीनेलिन हार्मोन निकलती है। या तो क्या है, डर रहे होते हैं, मतलब वो भागने वाली सिचुएशन होती है ना, कमरा बंद करके एक ही जगह बैठे हैं दोनों, या फिर ऐसा होता है कि आप हिम्मत देते रहते हो एक दूसरे को, ठीक है, तो उस समय भी क्या है, एड्रीनेलिन निकलती है। आपातकालीन इमरजेंसी तब तो कह रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको रिलेट करिए, जब भी आप क्या है गुस्से में होते हैं तो क्या होती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। जब आप गुस्से में होती हैं, गूज़बम्प या रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार ऐसा, जैसे नेशनल एंथम पढ़े या बॉडी उत्तेजित हो गया तो उस समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नेशनल एंथम चलते समय होता है अक्सर, ठीक है, राष्ट्रगान चलते समय जब हम थोड़ा गर्व से सीना चौड़ा करते हैं और गर्व से क्या है, हम चीजों को उत्तेजित हो जाते हैं, ऐसा होता है। गुस्सा होता है तभी भी होता है। तो बीपी का बढ़ना, गूज़बम्प यानी कि रोंगटे खड़े हो जाना, ये सब चीजें क्या है, एड्रीनेलिन हार्मोन से ही रिलेटेड हैं। चीजें समझ में आई, ठीक है, तो लिख लो इस चीज को, ठीक है, रोंगटे खड़े होना, हार्ट बीट बढ़ जाना,
श्वसन दर यानी रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है इस समय। जो जो चीज होता है डरते समय क्या क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, ठीक है, और क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है, कई बार सांसें भी बढ़ जाएंगी आपकी, ठीक है, ये भी होता है। जो चीज है वो अनुभव करो उस समय, जो अक्सर हम चीज को रात के समय ये महसूस किए होंगे, है ना। एक चीज और देखो, कई बार अचानक से कुछ चीज आता है, ऐसा डर जाते हैं ना, तो आंखों की पुतलियों का फैल जाना, एड्रीनलिन हार्मोन को स्टार करिए, ये वहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्या होता है, अचानक से कुछ चीज होता है, पसीना पसीना हो जाते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, अचानक से कोई भी चीज आ जाता है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं अचानक से, जैसे क्लास में भी अक्सर ऐसा होता है, स्कूल कॉलेज में देखे होंगे कि अचानक से आते हैं और टीचर आप ही को पूछ देता है क्वेश्चन, है ना। अक्सर होता है, कोई चीज पूछे इसका आंसर, तो अपने जगह पे खड़े हो जाते हैं और क्या होता है, पसीना पसीना हो जाते हैं। लाइक ये भी होता है आपका एड्रीनलिन हार्मोन होता है। ये पूरा प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये सब कैरेक्टर आपके पास्ट ईयर के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं को जो है मैंने फैक्ट के तौर पे अलग से यहाँ पर नोट कराया है, जो आपको यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। चलो चलो, तो ये हो गया एपिनेफ्रिन। नॉन एपिनेफ्रिन का जस्ट उसका अपोजिट, नॉन एपिनेफ्रिन में एक ही चीज लिख लेना, नॉन एपिनेफ्रिन में एक ही चीज लिख लेना, एपिनेफ्रिन का विपरीत, विपरीत। थोड़ा इसे ऐसा समझो, जैसे हम लोग मान लो जंगल सफारी करने गए हैं, ओपन जिप्सी में होता है जंगल सफारी करने गए, तो ये वाला नहीं, रायपुर वाला नहीं भी, नॉर्मली जैसे हम गए कहीं पर बारनापारा के अंदर गए या कान्हा किसली में चले गए, इंद्रावती में चले गए, कहीं पर इंद्रावती नेशनल पार्क में, जैसे हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पर हम जंगल सफारी करने जाते हैं, ओपन जिप्सी में गए होते हैं, अचानक से टाइगर आ गया सामने, तो भले वो गाइड आपके साथ है लेकिन आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, क्योंकि ओपन जिप्सी में है, सामने से कभी भी अटैक कर सकता है, भले वो नहीं करेगा लेकिन दिमाग में तो आता है हम तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वहां पर। तो मान लो थोड़े समय के लिए, मानिए आप जिप्सी से 2 मिनट के लिए उतरे हैं, पानी वानी पी रहे हैं, है ना, और अचानक से टाइगर आ गया, तो आपके सामने आप तुरंत डर गए, हार्ट बीट बढ़ गया, और जैसे ही भागते आए और सीधा जिप्सी में बैठ गए, या थोड़े समय के लिए मानो आप कार में आके बैठ गए, तो कार में बैठने के पूर्व तक टाइगर के जब आपके पास था, मात्र 50 मीटर 100 मीटर के डिस्टेंस में था कि 2-4 बार दौड़ता आप तक पहुंच जाता, आपका हार्ट बीट बढ़ा हुआ था, आप तेजी से भागते हुए दरवाजा बंद किए, दरवाजा बंद करने के तुरंत बाद आपका हार्ट बीट नॉर्मल नहीं होता, धीरे 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 कम होता है। जब आप बाहर थे, आप सांसें बढ़ गई थी, हार्ट बीट बढ़ गया था, घबरा गए थे, वो बाहर था। जब एड्रीनलिन था, एड्रीनलिन ने आपको भागने के लिए कहा, टाइगर से लड़ने के लिए तो नहीं कहा, लेकिन वहां पर बिल्ली होती तो आप उससे लड़ते, पत्थर उठा के उसे भगाते, डरते भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये अचानक से आ गया बिल्ली भी, तो उतना नहीं डरते, उसे भगाते। तो शुरुआत में आपका हार्ट बीट बढ़ा था जब आप जिप्सी या कार के बाहर थे, वो एड्रीनलिन है, तो उसका जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा, नॉन एड्रीनलिन। मतलब जब कार के अंदर आ गए तो आपकी हार्ट बीट को नॉर्मल करना, रेस्पिरेटरी रेट को नॉर्मल करना, बीपी को नॉर्मल करने का काम कौन करेगा, ये करेगा नॉन एपिनेफ्रिन, नॉन एड्रेनलिन। ये दोनों के दोनों कहां से निकल रहे हैं, एड्रिनल मेडुला से निकल रहे हैं। आपको ये प्रश्न भी पूछा जाता है, एड्रिनल मेडुला कहां से क्या निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या निकलता है। आपका ये जो है कार्य तो पीएससी का लेवल भी हो गया भाई कई बार, लेकिन कहां से निकलता है ये तो दोनों व्यापम लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। चलो अगला कंटेंट की ओर चलते हैं, समय खत्म होने वाला है और हमारा टॉपिक भी ये समाप्त होने वाला है। क्या था अगला जो है, पिछला अगला जो कौन सा है, अग्नाशय की पीनियल, है ना, हाँ पीनियल और थाइमस एक ही पेज में हो जाएगा, इसको लिखना पीनियल, यहां पर पीनियल और थाइमस तुरंत हो जाएगा, लगभग 5-7 मिनट का बचा है और, ठीक है। पीनियल ग्रंथि और लिखना यहाँ पे अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन से निकलती है, अग्र मस्तिष्क से निकलती है, अग्र मस्तिष्क पे में सिचुएटेड होती है, अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है। और इधर लिखना, इसको पहले पूरा कर लेते हैं, पीनियल ग्लैंड क्या करता है, तो लिखेंगे फटाफट,
मेलाटोनिन का सीक्रेशन करता है, मेलाटोनिन का सीक्रेशन करता है, स्रावित करता है। और इसमें लिखना ये क्या काम करता है, तो देखो हमारे बॉडी में एक्चुअल में ना, देखो हम रात को ही क्यों सोते हैं, दिन को क्यों नहीं सोते, रात को काम क्यों नहीं करते, हम सुबह दोपहर और रात को ही क्यों खाना खाते हैं, है ना, क्योंकि बायोलॉजिकल साइकिल होता है हमारा। तो जैविक घड़ी, तो बायोलॉजिकल क्लॉक को कौन मेंटेन करता है, जैविक घड़ी को कौन मेंटेन करता है, पीनियल ग्लैंड। जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक, इसे ज्यादा आप छेड़ना मत इस क्लॉक को, अदरवाइज बॉडी में एबनॉर्मलिटीज आती है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, डायबिटीज कोई रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, बल्कि वो डिसऑर्डर है, कमी या अधिकता से होने वाली के कारण होने वाली एक समस्या है। अभी अगला ही कंटेंट आएगा अग्नाशय में, उसको बताऊंगा। तो देखो एक्चुअल में बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो डायबिटीज हो जाता है। लेकिन अगर आप कहोगे कि ज्यादा मीठा खाने से, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बाद में शुगर में कन्वर्ट होता है ना, तो उसी से खाने से डायबिटीज होगा, ऐसा नहीं है। वो तो होता है, वो मुख्य कारण है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो आज सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा है, कल 11 बजे कर रहा है, लंच आज क्या है 12 बजे कर रहा है, कल 4 बजे कर रहा है, डिनर एक दिन क्या है 7 बजे 8 बजे नॉर्मल टाइम में कर रहा है, अगले दिन देख रहे हैं 12 बजे रात को डिनर कर रहा है। तो एक या 2 दिन से ऐसा नहीं होता, लेकिन लगातार जिगजैग इस टाइप का आपके वर्किंग स्टाइल या आपके खाने पीने का स्टाइल या ये सब रहेगा। कभी रात भर जग रहे हो, कभी जो है बिल्कुल 12 घंटा सो रहे हो, तो इस प्रकार बहुत ज्यादा अप एंड डाउन या बहुत ज्यादा जिगजैग होता है ना, तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी डिस्टर्ब होता है। इसके कारण भी डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। थोड़ा बहुत चलता है कि 8 बजे नाश्ता किए, 10 बजे खाओ, सुबह 7 बजे खाओ, उतना नॉर्मली चलता है, लेकिन रेगुलरली ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो लिखो इसमें जैविक घड़ी का निर्माण। इसके अलावा मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन, उसका जो है नियमन, प्रतिरक्षा। ठीक है, प्रतिरक्षा यानी कि यहां पर भी लिखेंगे इम्यूनिटी से रिलेटेड होती है। क्या है आपका पीनियल ग्लैंड, कहां पे पाया जा रहा है, सबसे छोटी है ब्रेन में पाया जा रहा है, अग्र मस्तिष्क फोरमेन में। इसके बाद लिखना थाइमस। थाइमस तो सबसे ज्यादा फेमस है, इसका पहला काम है, देखो ये कहां पर पाया जाएगा, पहले लिखिएगा थाइमस के बारे में। फेफड़ों के पास स्थित होता है, फेफड़ों के पास स्थित होता है, और इससे निकलता है थाइमोसिन, इससे निकलता है थाइमोसिन निकलता है। और ये क्या काम करता है, मुख्यतः प्रतिरक्षा, है ना। T4 और T सेल और B सेल पढ़ाया था, है ना, तो T सेल और B सेल से रिलेटेड चीज यही है। प्रतिरक्षा में सहायता कौन करता है, ये करता है आपका थाइमोसिन, थाइमस ग्लैंड। बस याद रखना, इतना काफी है। नेक्स्ट हमारे पास अग्नाशय, अग्नाशय नेक्स्ट। अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास। पैंक्रियास में आप लोग को देखना है कि इसमें 3 प्रकार की, पैंक्रियास कहां होता है आपको पता है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। ठीक है, किससे कनेक्टेड होता है, छोटी आंत से जुड़ी हुई चीजें होती है। वो देखो पैंक्रियास को क्या कहा जाता है, सबसे फेमस चीज इसमें याद रखना, इसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। मिक्स ग्लैंड या मिक्स ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है कि ये क्या है मिक्स ग्लैंड, तो देखो यहां पर पहला ऊपर लिख लेना, दोनों चीजें रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि यह बहिस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन है, और यह अंतःस्रावी, अंतःस्रावी यानी कि इंडोक्राइन भी है, इंडोक्राइन भी है। अगर यहां पर मैं बात करूं बहिस्रावी है, तो इसमें हमने क्या क्या निकाला था, देखो 3 प्रकार के, इसमें 4 प्रकार के क्या है एंजाइम निकल रहा था।
याद रखना एंजाइम किससे निकलता है, हमेशा एक्सोक्राइन से निकलता है, और एंजाइम हमेशा किस में बनती है, नलिकाओं यानी कि ट्यूब यानी डक्ट में बहती है। लेकिन हमको पता है एंडोक्राइन तो डक्टलेस होती है, डक्टलेस होती है। तो इससे क्या निकलेगा, हार्मोन निकलेगा, इससे हार्मोन निकलेगा। और ये क्या है, डक्ट में बहती है, इससे एंजाइम निकलता है। क्या क्या एंजाइम कहा था, ACTL याद करो, एमाइलेज, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये क्या करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। ये और ये दोनों ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन का, मैं आपको इसको बता चुका हूं, दोबारा नहीं बता रहा हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम बताया हुआ था। और ये वसा का, ये तीनों का पाचन करता है। तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट है कि नहीं, तीनों मूल पोषक तत्व है कि नहीं, तो तीनों का पाचन करता है, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहे थे। याद आ रहा है। लेकिन यहां पर मैं कहूंगा चूंकि हमारा टॉपिक हार्मोन्स है, तो हार्मोन में क्या क्या है, तो यहां पर 3 प्रकार की सेल होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। गामा को कई बार किसी में डेल्टा भी लिखा होगा, गामा या फिर डेल्टा, ऐसा करके डेल्टा लिख लो। निकला होता है अल्फा से क्या निकलता है, ग्लूकेगॉन निकलता है, ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन निकलता है, ग्लूकेगॉन, ठीक है। बीटा से क्या निकलता है, इंसुलिन, बीटा से निकलता है इंसुलिन, और इससे गामा या डेल्टा से निकलता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। ये तीनों को इसे स्टार करिए, बहुत काम की चीज है, इसे स्टार करिए यहां पर, ठीक है। ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन, एक एक इसमें लिख देना, ठीक है। सबसे पहले लिखना ग्लूकेगॉन, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करेगा, ठीक है, कंट्रोल्स द ग्लूकोज लेवल। और इंसुलिन में भी लिखना कंट्रोल्स द ग्लूकोज लेवल। किस परिस्थिति में होता है, देखो, जब शरीर में क्या है, ग्लूकोज की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल, ग्लूकोज मतलब शुगर, शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन उसको क्या कर देता है, कम करता है। और अगर इंसुलिन हार्मोन अच्छा नहीं निकल रहा है और आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, तो व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट बन जाता है, उसको शुगर बीमारी हो जाता है, बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, वो क्या है, आपका इंसुलिन हार्मोन की जो है अच्छे से कार्य नहीं कर पाता, तो ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। तो ये ग्लूकेगॉन क्या करता है, जब कम रहता है तो थोड़ा बढ़ाने का काम करता है। देखो, हाइपो और हाइपर दोनों से समस्या है, मेंटेन रहना चाहिए, लेवल सही रहना चाहिए, ठीक। तो इंसुलिन काम की चीज है, बीटा सेल से निकलती है। ये तीनों सेल कहां होते हैं पता है, जैसे समुद्र के अंदर एक टापू होता है ना, आइलैंड होता है ना, वैसे ही ये तीनों एक आइलैंड में रहते हैं, इसे कहा जाता है, ये बहुत फेमस वर्ड है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लैंगरहैंस की दीपिका, लैंगरहैंस की दीपिका, आइसलैट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है इसे। द्वीपिका मतलब द्वीप यानी आइलैंड, लैंगरहैंस, हैंस, आइसलैट्स ऑफ लैंगरहैंस लिख लेना, इधर लिख लो, आइसलैट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। ये याद रखना, ये कहां, उसी में ही अल्फा, बीटा, गामा तीनों सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और सोमैटोस्टैटिन का काम क्या पता है, सोमैटोस्टैटिन का काम लिखना, आप लोगों को मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में वो बताया था ना, क्या है, आखिरी में जो होता है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, तो लिखो स्वांगीकरण की दर को बढ़ाता है, एसिमिलेशन रेट को इंक्रीज करता है ना, एसिमिलेशन रेट को बढ़ाता है। एसिमिलेट करना मतलब है ना, ब्लड में जो चीज मिली होती है ना, न्यूट्रिशन, उसको अलग अलग सेल के द्वारा अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से यूटिलाइज कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है, उसे सोमैटो कहा जाता है। लास्ट, अब अंतिम बच गया क्या, गोनेड्स। चलो उसमें आप लोगों को कुछ नहीं है, एक पॉइंट लिखना है, गोनेड्स या GTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स,
जनन ग्रंथि, है ना, गोनेड्स या जनन ग्रंथि। तो जनन ग्रंथि में हमको 2 लिखना है यहाँ पर, केवल अब हार्मोन का काम बच गया भाई, है ना। यहाँ पर आप लोग फीमेल और मेल दोनों लिख लीजिए। मेल में केवल एक ही निकलता है, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन है। बाकी 3 आप लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना, ठीक है, एस्ट्रोजेन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, ये इस प्रकार याद रखना, ठीक। ये टॉपिक समाप्त। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो होती है ना, गर्भवती माता के डिलीवरी के समय में ये रिलैक्सिन जो है वो ये मदद करती है, ठीक है। ठीक, एक और लिख लो, ऑक्सीटोसिन भी मदद करती है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन भी मदद करती है उसी समय, लाइक गर्भवती माता के आपके डिलीवरी के समय में। तो लिख लो, ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन इसलिए कहते हैं कि माता का संतान के प्रति जो लव होता है ना, उसके कारण जो है इसे लव हार्मोन कहा जाता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। ठीक, चलो अब मैं आप लोग को, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी ध्यान से सुनना। अब हम जो है देखो, मेन जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पढ़ चुके हैं, जो काम की बायो में आता है। बायो का लगभग क्या चीज़ अब आप लोग को मिलने वाला है बता देता हूँ। डिसीज जैसे हमने कुछ स्टूडेंट जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग इसके प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो डिसीज का टॉपिक कवर कराया गया है। जो बाद में लाइव जुड़े हैं ना, तो उन लोग भले लाइव क्लास नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन वो चीज़ आपको मिली हुई है। तो आप लोगों को लाइव, आप लोगों को डिसीज जो है हो सकता है मैं लास्ट में कराऊं, लेकिन अब कल से जो है हम फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स देखेंगे। बायो में क्या मिलने वाला है, एक तो डिसीज का पार्ट आप लोगों को पीडीएफ में मिलेगा, और पहले लेक्चर दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाके देखो, आपके जो इस बैच में है उसी बैच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा कि आप लोगों को जड़ तना पत्ती का जो मॉडिफिकेशन है वो रूपांतरण है ना, जैसे कि आपको पूछा जाता है अदरक क्या है, ये सब चीज़ें, है ना, प्याज क्या है, इस टाइप की चीज़ें जो है वो आप लोगों को पीडीएफ में कल परसों तक भेजूंगा, है ना। और उसके बाद उसको पीडीएफ में भी अपलोड करवा दूंगा वहाँ पे ऐप में, उसको भी मदद से आप कर सकते हो, ठीक। उसके बाद कल फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स हम देखेंगे, तो दोनों चीज़ें हम देखेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों लेक्चर्स, ठीक है। एक दो हम लोग को एक क्लास और आनी पड़ सकती है ना, जिसमें कि हमको केमिस्ट्री के फिजिक्स के कुछ लेक्चर्स जो है 1-2 क्लास में कवर नहीं होते ना, तो थोड़ा जैसे आज लंबा समय तक बैठे ना, ऐसे हो सकता है आप लोगों को भी लंबा समय तक बैठना पड़े, ठीक है। चलिए, थैंक यू।